वेलकम टू द 8th सेशन ऑफ दिस क्लास। आज हम दोबारा से नोट.जेएस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में एक एसएमएस मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे यानी एसएमएस पे हमने काम करना शुरू करा था। हमने क्रिएट और लिस्ट वाला काम कर लिया था। हमने एडिट और डिलीट वाला काम करना है। इसरार ने एडिट वाला पार्शियली काम कर लिया और डिलीट वाला कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली माशाल्लाह। तो इसरार अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे डेमो दिखा दें प्लीज़ थोड़ा सा कि आपने अभी तक क्या कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि हमें आगे अपने जो कोड बेस के साथ हम काम करें तो उसको कैसे आगे लेके चलना है। सही है सर। ये हमारे पास अगर कोई भी स्टूडेंट आएगा तो ये लिस्ट है और फॉर्म इनरोल होने के लिए यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है और लिस्ट पे रेंडर हो जा रही है। और रही बात डिलीट की अगर मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो डिलीट का फंक्शन चल जा रहा है, वो लिस्ट भी अपडेट हो जा रही है। एडिट के अंदर मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, वो पेज राउट भी हो जा रहा है और इन्फॉर्मेशन आ जा रही है। इससे आगे मुझे क्या क्वेरी लगानी, ये बात समझ नहीं आ रही है। बेस्ट है, मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा डिलीट का मुझे कोड दिखाइए। डिलीट का कोड आपने क्या करा या किस तरह आप डिलीट करने के बाद क्या काम करते हैं, लिस्ट दोबारा कैसे अपडेट कराते हैं। एक सेकंड सर, दिखा रहा हूँ मैं। स्टूडेंट डिलीट। आपने एक रिक्वेस्ट करी पोस्ट की, ठीक है, और इसमें पोस्ट की रिक्वेस्ट करी अपने इस एंड पॉइंट पे और पोस्ट की रिक्वेस्ट के साथ आपने आईडी भेज दी। अच्छा जब एक पैरामीटर था, हाँ चलो ठीक है, सही है, ठीक हो गया। अच्छा हमारे पास दो तीन तरीकों से हम करके देख लेंगे। हमारे पास और राउट बनाने का भी एक स्पेशल तरीका होता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा हो गया, वो मैंने देख लिया कोड। सही है जी, डिलीट हो गया आपका। फिर आपने क्या करा, फिर दोबारा से गेट ऑल वाली रिक्वेस्ट दोबारा से फायर कर दी और जब गेट ऑल से आपके पास डेटा आ गया तो आपने फैच करा दिया। एक चीज़ थोड़ी सी ये सजेस्ट करूंगा तो उसके देखें फंक्शन के अंदर फंक्शन थोड़ा सा अवॉइड करा करें। जैसे सक्सेस आ गया था ना तो एक दूसरा फंक्शन कॉल कर दें, उस दूसरे फंक्शन के अंदर फैच रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट पूरी वहाँ लिखी हुई है। या फैच ऑलरेडी इस पेज पे कर रहे थे आप स्टूडेंट्स टेबल के ऊपर, वो वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाना चाहिए था, है ना। हाँ ठीक है सर, समझ गया मैं। नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि पता नहीं फैच यहाँ पर वर्क करेगा या नहीं, लेकिन समहाउ वर्क कर गया तो मैंने सही कहा है, ठीक है, कोई बात सही है, सही नहीं। और मैं ये अब एडिट के लिए ना एक नए हुक मैंने मतलब खुद गूगल किया तो मुझे मिला यूज हिस्ट्री। वो रिएक्ट राउटर डॉम से मैंने ये उठाया है। इससे आईडी पास करने में मुझे आसानी हुई एक पेज से दूसरे पेज पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। ये देखें यूज हिस्ट्री का यूज क्या दिखा है आपने, हिस्ट्री वाले वेरिएबल के अंदर आपके हिस्ट्री डॉट पैरामीटर्स डॉट समथिंग करके उठाया होगा। हिस्ट्री डॉट पुश करवा दिया अपनी यूजर आईडी, ठीक है। हिस्ट्री डॉट पुश वो दे दिया जिस पेज पे जाना उसका लिंक, और फिर डेटा जो पास करना, और वहां से प्रॉप्स के जरिए मैंने वो डेटा उठा लिया। बहुत अच्छी बात यहाँ स्टूडेंट में आके ये है। यूज कहाँ के, सॉरी। यहाँ पर सर प्रॉप्स डॉट लोकेशन डॉट स्टेट डॉट यूजर आईडी, इस लोकेशन पे मुझे वो आईडी मिल रही थी जो मैंने उस पेज से पास किया। देन उसके मदद से मैंने यूजर वो फैच करवा लिया बिल्कुल सही, स्पेसिफिक बिल्कुल यूजर ठीक, को। बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है, शाबाश। जी, और कोई प्रेजेंट करना चाहेगा। अगर किसी ने कुछ थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करी हो उसके आगे, जो कोड हमने लास्ट टाइम अपलोड करा था। इंटरफेस भी बेहतर बनाया था इसरार, थैंक यू भाई, कोशिश की रहिए, शाबाश। जी, और कोई स्क्रीन अपनी शेयर करवाना चाहेगा, किसी ने थोड़ी सी और आगे आगे मजीद अगर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, किसी ने प्रैक्टिस नहीं की आगे, या फिर आगे बढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं। बट वही वाली बात मैं दोबारा से एक बात रिपीट कर दूं कि अगर आपको लगता है कि आप मुझे कोड करते करते देखते देखते आपको एक दिन कोड करना आ जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी एग्जांपल इसी तरह है कि आप एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखते रहें कि आपने गाड़ी कैसे चलानी है और सोचते रहें कि इवेंचुअली मैं एक दिन गाड़ी लेके निकल जाऊंगा, मैं सही गाड़ी ड्राइव कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आप अगर समझ रहे हैं कि मैं जो कोड यस करता सर, मेरे साथ भी ठीक हो गया, चलिए आप कंटिन्यू कर ले सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू। मैं अपनी स्क्रीन पे कर देता हूँ। हमने जो है जनाब करना ये है कि आज वाली क्लास में हमें क्या करना है, हमें विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ है कि मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ये रहा। मैं अपने इस लास्ट वाले प्रोजेक्ट को अप कर लूँ।
जब हमने जहाँ तक लास्ट चले गए थे, हम हमारे पास फ्रंट एंड जो लिखा हुआ था रिएक्ट जेएस पे लिखा हुआ था, और सर्वर जो लिखा हमारे पास लिखा हुआ था वो नोड जेएस या एक्सप्रेस के साथ काम कर रहा था। इसको मैंने दोनों स्प्रिट्स विंडो में खोल लिया। सी मैट के अंदर मैं आ जाता हूँ। सी क्लास 7 के अंदर काम करेंगे आज हम दोबारा। नोड जेएस के अंदर क्लास 07 के अंदर, ताकि वो वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। आज वैसे हमारी 8th क्लास है, बट हम उसी लास्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर सर्वर के अंदर आके, सॉरी यहाँ पे क्या है जनाब, ओके मैंने नोड मॉड्यूल्स हटाए थे, मैं नोड मॉड्यूल्स को दोबारा प्लेस कर दूँ ज़रा। फाइंडर नोड मॉड्यूल मैंने इससे हटाए थे ताकि मैं जिप करके आपको अपलोड करके दे दूँ डेस्कटॉप पे। टेम्प के अंदर, ओबी के अंदर, सीमेट 20A के अंदर, नोड जीएस के अंदर, और क्लास 7 के अंदर। ठीक है जी। एसएमएस के ये बैकएंड के नोड मॉड्यूल में मैंने इसको करा, बैकएंड नोड मॉड्यूल को करना कट, और एसएमएस के अंदर आके सर्वर के अंदर आके, एसएमएस के अंदर आके सर्वर के अंदर आके बैकएंड नोड मॉड्यूल्स को सर्वर के अंदर मूव कर दी मैंने, और इसको इसमें अंदर से मैंने रीनेम करके नोड इसको मॉड्यूल कर दिया, इसमें बैकएंड हटा दिया। और इसी तरह मेरे पास जो है जनाब ये सर्वर के एसएमएस क्लाइंट के फ्रंट एंड के नोड मॉड्यूल्स जो थे, ये भी हमने यहाँ पे मूव कर दिए, और इसमें से मैंने फ्रंट एंड हटा दिया। ठीक है जी। क्लाइंट है, सर्वर है एसएमएस के अंदर, और ये सिर्फ पड़ी हुई, इसको सिर्फ छोड़ देते हैं, हमारे बाद में शायद काम में कभी। तो मैंने कहा सी डी नोड जेस के अंदर क्लास 07 के अंदर एस एम एस के अंदर आके सर्वर के अंदर भी आ जाता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं सर्वर के अंदर आके npm नहीं, हमारी फाइल का नाम क्या था। अब देखें यहाँ पे मुझे बार बार अपनी फाइल का नाम सोचना पड़ता है। अगर मेरी इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रॉब्लम करे तो मुझे बताइएगा प्लीज़। मेरे पास एक वार्निंग आई थी कि नोट मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो अगर आपको प्रॉब्लम करे तो मुझे बता दिएगा प्लीज़। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपको कि मुझे बार बार यहाँ पे देखें फाइल का नाम देखना पड़ता है कि मेरी फाइल का नाम क्या है, एप डॉट जे, जैसे तो मैं यहाँ पे npm, सॉरी मैं कहूँ नोड एप डॉट जे। इससे बचने के लिए मेरे पास एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर आके एक स्क्रिप्ट बना दूँ। स्क्रिप्ट का जो सेक्शन है ना, इस स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आके मैं लिख दूँ स्टार्ट। तो स्टार्ट पे क्या करना, नोड ऐप नोड ऐप कर देना, या नोड ऐप डॉट जे जो लिखते हैं एक्चुअली वही। तो अब मैं यहाँ पे आके लिख सकता हूँ सर्वर के अंदर आके npm स्टार्ट। मुझे अपनी फाइल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्टार्ट वाली जो भी कमांड होगी स्क्रिप्ट के अंदर, उस वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। मैंने कहा npm स्टार्ट, उसने क्या करा, नोड ऐप डॉट जे एग्जीक्यूट करी, और उसके अंदर से लॉग आ गया मेरे पास नोड सर्वर स्टार्टेड ऐप डॉट जे से। ये मेरे पास लॉग आ गया सर्वर स्टार्टेड। कनेक्टेड विद डीबी पे मैंने कोई लॉग नहीं करवाया था, कनेक्ट टू डीबी सक्सेसफुली, वो भी लॉग आ गया मेरे पास। ठीक है जी। दोनों मेरे पास कनेक्शंस तो बन चुके हैं सर्वर के। अच्छा, इसको बंद कर दूं मैं। क्लाइंट पे देखूं तो मैंने कहा सी डी नोड जेस के अंदर क्लास 07 के अंदर एस एम एस के अंदर क्लाइंट के अंदर, और एक फोल्डर था एस एम एस क्लाइंट का। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पे npm रन, या npm स्टार्ट हो गई बिल्कुल सही। ये मेरा फ्रंट एंड का रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट चल गया। ये क्या करा मैंने, ओके। मुझे नोड जेएस का पहले अपना वर्जन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पुराना नोड जेएस यूज हो रहा था, और क्रिएट रिएक्ट टाइप को अपडेटेड नोड जेएस चाहिए होता है। तो मैंने कहा nvm लिस्ट, इस वर्जन को मैंने करा कॉपी, मैंने कहा nvm यूज ये वाला वर्जन, और अब मैं कह दूंगा npm स्टार्ट। मेरा नोड जेएस का प्रोजेक्ट भी अप एंड रनिंग है। ठीक है जी, सही हो गया। अब हम थे कहाँ पे, हम अपने पास एक दफ़ा मैं चला के देख लूँ तो मेरे पास क्रिएट न्यू स्टूडेंट्स का एक पेज बना हुआ था, लिस्ट ऑल सी ऑल स्टूडेंट्स का एक पेज बना हुआ था, देखने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और क्रिएट न्यू सब्जेक्ट का एक पेज बना हुआ था। मोंगो डीबी एटलस पे चलते हैं, ATLAS। मैं अपने पास जो पुराने यूजर्स बने हैं उनको मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दूंगा। क्लाउड डेट मोंगो डीबी, क्लाउड मोंगो डीबी, हाँ
docs.atlas mongodb atlas साइन इन कहाँ गया? mongodb atlas पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं साइन इन। लॉगिन करते हैं जनाब, इस वाली ईमेल से कर लेते हैं। बहुत टाइम लगा रहा है मेरे पास, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये क्लस्टर्स के अंदर से मैंने कहा फर्स्ट क्लस्टर के अंदर आइए, इसकी कलेक्शंस शो करिए। ये कलेक्शंस में हमें एक्चुअली डेटाबेस और कलेक्शंस दोनों को लिस्ट कर देगा वो। लोडिंग समथिंग, पता नहीं, इसको बहुत टाइम लग रहा है। बहरहाल ये लॉग हटा दिया मैंने, बल्कि लॉग छोड़ देते हैं, जहाँ तक था जो ऐसा था वैसे चलाएंगे। ओके, अभी तक ये लोडिंग पर ही है, पता नहीं क्या मसला है। मेरी इंटरनेट स्पीड क्या आ रही है वैसे? इंटरनेट भी स्लो चल रहा है, मेरे पास प्रॉब्लम है नहीं। चलें देखते हैं, इसको होता है कुछ तो करते हैं, खैर हो गया, हम इस वजह से अपने आप को ब्लॉक नहीं करते। अब हमारे पास हो रहा क्या था जनाब, हमारे पास एक प्रॉब्लम, हमारे पास हम क्रिएट न्यू स्टूडेंट कर पा रहे थे। हमारे पास ये फॉर्म था, हम यहाँ से सिलेक्ट करते थे और अपने पास फॉर्म यूजर क्रिएट कर लेते थे। लिस्ट सी ऑल स्टूडेंट्स था, और हमारे पास क्रिएट न्यू सब्जेक्ट के नाम की भी एक फील्ड, एक फॉर्म था। जब यूजर आता था, एक फॉर्म क्रिएट करता था, एक सब्जेक्ट क्रिएट करता था, तो फिर वो जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर क्या नाम है, जब भी आप क्लास सेलेक्ट करते थे तो उसके अगेंस्ट में वो वाले सब्जेक्ट अपीयर हो जाते हैं कि यार इस वाले स्टूडेंट के ये सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट असाइन करना है, तो आपने वो सब्जेक्ट असाइन करा और सेव कर दिया। अच्छा, हाँ, एसएमएस के अंदर से आके मैंने सारे स्टूडेंट्स को डिलीट करा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना, वो सब्जेक्ट्स जो एक बहुत सारे आ रहे हैं, वो थोड़ा सा दिखने में बुरा लग रहा है मुझे बार बार, पता नहीं क्यों। ठीक है, अच्छा सर अब जी सर ये पूछना ये है कि ये जब डिलीट हम करेंगे तो ये क्या डेटाबेस में से भी डिलीट हो जाएगा? जी, डेटाबेस से भी डिलीट होगा। दो अप्रोचेस लेके चलते हैं हम लोग। एक काम ये करते हैं कि वो डिलीट पे डेटाबेस से एक्चुअली डिलीट नहीं कराते, बल्कि उसका स्टेटस कुछ और चेंज करवा देते हैं। ये चीज़ कहलाती है सॉफ्ट डिलीट करवाना। और फिर आप जब फाइंड करवाते हो तो आप कहते हैं यार जिसका स्टेटस फॉर एग्जांपल 0 है वो वाले नहीं उठाना, सारे 1 वाले स्टेटस वाले उठा लेना। और जब आप डिलीट कराते हैं तो आप उसका स्टेटस 0 सेट करा देते हैं कि डेटाबेस में डॉक्यूमेंट रहेगा, बट उसको आप स्टेटस जो है वो 0 आप ये बता रहे हैं कि ये डिलीट कर चुका है यूजर, इसको यूजर के काम का नहीं है। बट आपके काम बाद में ना आ जाए, इसलिए आप उसका स्टेटस जो है वो चेंज करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से 0 करा दिया, 2 से फॉल्स करा दिया, अवेलेबल से नॉट अवेलेबल करवा दिया, इस तरह के डिफरेंट स्टेटस को साथ खेल लेते हैं। सही है, लेकिन बहरहाल हमें उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर हम ये चाहें कि डिलीट ये डेटाबेस तक कंप्लीट डिलीट हो जाए, हाँ, वो हम करके देखेंगे अभी इंशाल्लाह। आज हम डेटाबेस से डिलीट करके देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हमें करना है वो चीज़। अब फॉर एग्जांपल ये लिस्ट मेरे पास आ रही है, मेरे पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन तो था, एडिट पे मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, पहले मैं डिलीट आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास ये पेज जो है वो स्टूडेंट्स लिस्ट का पेज है। तो मैं आया जनाब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वाले फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं सारे, और यहाँ पे मेरे पास एक बटन मैंने बना दिया, एक TD, और इसको मैंने कह दिया डिलीट यूज़र। ठीक है जी, और ये लिंक नहीं होगा बल्कि ये नॉर्मल एक बटन होगा। तो इसको मैंने करा कट, और जनाब हमने यहाँ पे बनाया एक बटन। ठीक है जी, और बटन को मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं डिलीट यूज़र। डिलीट यूज़र के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑन क्लिक पे आप कोई काम करवा सकते हैं। सही है जी, क्या काम करवाएंगे हम, यहाँ पर आते हैं और उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर उस फंक्शन को नीचे यहाँ पे रेफरेंस पास कर देंगे। बल्कि रेफरेंस पास नहीं करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट का आईडी भी पास करनी होगी उसको, तो मुझे इस फंक्शन को इस तरह ही कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को, जिसका नाम मैं रखा था सेंड रिक्वेस्ट टू डिलीट यूज़र,
और ये एक फंक्शन है तो मुझे इसको इसी तरह पड़ेगा कॉन्स्ट सेंड रिक्वेस्ट टू डिलीट यूजर। इसके अंदर मैं क्या काम करूंगा जनाब, इसके अंदर मैं काम ये करूंगा कि मैंने वही फेच का तरीका कॉपी करा, ठीक है जी। और इस दफ़ा मैं क्या काम करना है, मुझे इस दफ़ा मुझे काम ही करना है सर्वर के बेस यूआरएल पे लिस्ट ऑल की जगह मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश डिलीट। वैसे थोड़ा सा ग्रेस की जो प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि एक ही नाम का यूआरएल होना चाहिए जिसके अंदर आप डिफरेंट मेथड्स के ऊपर काम कर रहे हो। ये जो हमने गेट या पोस्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई टाइप नहीं डिफाइन करी हुई तो ये गेट की रिक्वेस्ट जाएगी, ये चीज कहलाती है एचटीटीपी वर्ब्स। एचटीटीपी वर्ब्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप गेट, पुट, पोस्ट या डिलीट 4 तरह की आमतौर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पैच भी एक चीज होती है, 5 तरह की आप आमतौर पर रिक्वेस्ट करते हैं। गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट और पैच, ये 5 तरह की रिक्वेस्ट होती है। अभी हम ज्यादातर काम अपना गेट और पोस्ट से करवा रहे होते हैं, तो ये काम भी मैं जो है वो गेट पोस्ट से करवा देता हूँ, पैच चले डिलीट से करवा देता हूँ ये काम। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मेथड कॉलन डिलीट। डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट फायर हो जाएगी कहाँ से, फ्रंट एंड से कौन से यूआरएल पे, इस वाले यूआरएल के ऊपर, ठीक है जी। डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट तो तुम नाम में डिलीट नहीं होना चाहिए। खैर थोड़ी देर के लिए अभी काम चला लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है ये। और इसको मैंने क्या पास कर दिया ना, स्टूडेंट की आईडी पास कर दी है, कौन से वाले स्टूडेंट को मुझे डिलीट करवाना है। ये वाली स्टूडेंट की आईडी मेरे पास कहाँ रिसीव होगी, यहाँ पे आईडी रिसीव होगी, तो मैंने कह दिया आईडी के नाम का वेरिएबल और मैंने आईडी को यहाँ पे कॉन्कैट करा दिया। सही है। तो सर्वर पे कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, ऐप डिलीट के टाइप की रिक्वेस्ट जाएगी, इस वाले यूआरएल के ऊपर जाएगी। अब ये वाला यूआरएल क्या बनेगा, ये वाला यूआरएल बनेगा फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये बनेगा फॉर एग्जांपल अगर आईडी की वैल्यू आई थोड़ी देर के लिए कह लें, क्योंकि मोंगोडीबी की आईडी तो थोड़ी देर के लिए मैंने दे ABCDE आईडी आई, तो ये वाला यूआरएल बनेगा इस तरह /students/delete/ABCDE। यूआरएल के साथ एक यूआरएल पैरामीटर जा रहा है, क्यूरी पैरामीटर नहीं जा रहा है, ये यूआरएल पैरामीटर जा रहा है। इसी तरह अगर मैंने ABCDE की जगह मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल XYZ IDI, तो ये वाला यूआरएल के अंदर चलेगा XYZ। अब ये यूआरएल के अंदर देखिए पैरामीटर जा रहा है, यूआरएल के अंदर यूआरएल आपका फिक्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक चीज हिस्सा जो है वो डायनेमिक है। ये डायनेमिक हिस्सा जो होता है ये चीज कहलाती है यूआरएल पैरामीटर। ये कैसे रिसीव करते हैं और कैसे इसके साथ काम करते हैं ये आज हम देखेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम। बहरहाल जब रिक्वेस्ट डिलीट हो जाए तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने कहा ये करा कि जो फेच ऑल वाला काम था ना, इसको मैंने कट करा, मैंने बनाया कॉन्स्ट गेट ऑल स्टूडेंट्स STUDENTS लिस्ट, और इसको मैंने एक फंक्शन बनाया और यही सेम इस फंक्शन मैंने यहाँ यही सेम फंक्शन हमने यहाँ पे भी कॉल कर दिया जब फर्स्ट टाइम कॉल जाएगी पेज के लोड पर, और यही सेम फंक्शन हम यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। सेंड रिक्वेस्ट टू डिलीट क्या काम करेगा जनाब, डिलीट की रिक्वेस्ट करेगा, जब डिलीट का हो के आ जाएगा तो ये दोबारा सारे स्टूडेंट्स को गेट करने की रिक्वेस्ट फाइल कर देगा। हमें किसी तरह इसी इफेक्ट को दोबारा इन्वोक करवाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर तरीका हुआ है, बट अभी मैं उसको नहीं सोच रहा। मैंने यहाँ से दोबारा से स्पेसिफिकली बता दिया कि यार दोबारा से सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट लेकर आ जाओ। तो ये जो फंक्शन है गेट ऑल स्टूडेंट्स लिस्ट का, ये 2 दफ़ा चलता है। जब यूज़र डिलीट करता है तो पहले डिलीट की रिक्वेस्ट जाती है और फिर सारे गेट ऑल स्टूडेंट्स होता है, और जब आप पेज पे पहली दफ़ा आते हैं तो भी ये वाला फंक्शन चलता है जो आपको पेज पे लिस्ट पॉपुलेट करके दिखाता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। और डिलीट का आपको बटन भी दिख रहा है, ठीक है जी। दिखने में कोई खूबसूरत नहीं है। इसरार भाई ने बहुत अच्छा सा पेज बनाया हुआ था, तो अभी हम फिलहाल इसरार भाई के पेज के ऊपर UX के लिए उसी के ऊपर भरोसा करेंगे। इसको मैं इसी तरह चला रहा हूँ, बिल्कुल सादा सा पेज है ये। डिलीट की रिक्वेस्ट जाने की, अभी हमारे पास डिलीट की रिक्वेस्ट सर्वर पे बनी हुई नहीं है, तो सर्वर पर आता हूँ, डिलीट की रिक्वेस्ट बनाते हैं। सर्वर पर आते हैं जनाब, कहाँ पर आएंगे हम सर्वर के ऊपर, पब्लिक के अंदर नहीं, नोड जी दोस्त। अभी जैसे आपने यहाँ पर एक वो फैच की रिक्वेस्ट भेजी है, मेथड आपने सिर्फ डिलीट बता दिया, इसके अंदर हमें हेडर्स और वो नहीं बताना पड़ता कि क्या हम डेटा भेज रहे हैं। देखिए डेटा तो हम यूआरएल के अंदर भेज रहे हैं, और कंटेंट टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बॉडी यहाँ पे भेज नहीं रहे ना। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन हमें तब बताना पड़ता है स्पेसिफिकली जब हम बॉडी के अंदर डेटा भेज रहे हो, तो बॉडी है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास ना, तो डेटा तो हमने यूआरएल के अंदर बना के भेज दिया।
सही है। अब मैं आ जाऊँ कहाँ पर, मॉड्यूल्स के अंदर आ जाऊँ। मॉड्यूल्स के अंदर स्टूडेंट्स के मॉड्यूल के अंदर आ जाते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल के राउट्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक नया फंक्शन बनाया ऐप डॉट राउटर डॉट डिलीट, राउटर डॉट डिलीट। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम करके देखेंगे इंशाल्लाह इसी तरह की एक और एग्जांपल करेंगे जैसे हमने अभी स्टूडेंट सिस्टम बनाया है, इस तरह हम एक ब्लॉग टाइप की चीज़ बना लेंगे जहाँ पे हम लॉगिन वाली चीज़ भी करके देख लेंगे कोशिश करके। बहरहाल जब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम तो उसके अंदर हम साफ सुथरी जो राउटिंग की बेहतर प्रैक्टिसेस हैं वो भी करके देखेंगे। अभी हमारे देखें एक ही रिसोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन यूआरएल अलग अलग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही तरह का नाम होना चाहिए, नाम के अंदर ये इस तरह की डिफरेंस नहीं आने चाहिए। वो क्या मतलब, वो ऐसा कहने का ही हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ में नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करके देख लेंगे। स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्या इसकी रिक्वेस्ट आती है, डिलीट और आईडी ना। तो मैंने कहा ये यूआरएल मैंने करा कॉपी स्लैश डिलीट और यहाँ पे मैंने इसको कहेंगे कॉलन आईडी। ये कॉलन जो होता है ना यूआरएल के अंदर, अगर आपने कॉलन के साथ कोई वेरिएबल कोई चीज़ लिखी हुई है तो ये चीज़ कहलाती है पैरामीटर है ये। ठीक है, यूआरएल पैरामीटर है। इसको कैसे गेट करते हैं मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कहा डिलीट रिक्वेस्टेड REQUESTED स्टूडेंट। तो ये फंक्शन बनाते हैं जनाब नीचे आके फंक्शन। सर अगर हम मल्टीपल डेटा पास कर रहे हैं क्लाइंट साइड से तो उसे भी कॉमा लगा के एक्सेप्ट करेंगे फिर यहाँ पर? अगर मल्टीपल यहाँ से पास करें यूआरएल के अंदर एक पैरामीटर आएगा और फॉर एग्जांपल एक और आया जिसको कह लीजिए थोड़ी देर के लिए कह लीजिए जेंडर। जेंडर भी थोड़ी देर के लिए कह लीजिए यहाँ से एक और वेरिएबल के तौर पे जा रहा है। यानी कोई भी आपके पास x है स्लैश y है, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो आप यूआरएल बनाते वक्त इसी तरह करेंगे स्लैश कॉलन x स्लैश कॉलन y। इस तरह मल्टीपल पैरामीटर्स हो जाते हैं। लेकिन ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स हो तो आप यूआरएल पैरामीटर में अंदर भेजें। अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो आपके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप बॉडी बना के भेज दें। ठीक है जी। तो मैं इसको ये हटा दूं और यहाँ पे इस तरह छोड़ दिया मैंने। डिलीट रिक्वेस्टेड यूजर के अंदर आया मैं। डिलीट यूजर को क्या मिलेगा जनाब, वही ये क्योंकि एक यूआरएल के अगेंस्ट में चलेगा तो इसको रिक्वेस्ट मिलेगी और रिस्पॉन्स मिलेगा। रिक्वेस्ट में से आईडी निकाली मैंने तो मैंने कहा कॉन्स्ट आईडी टू आईडी क्या दिया बस, इसको निकलेगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल पैरामीटर होता है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल होता है, मैं भूल गया एग्जैक्टली, एक मिनट रुकिएगा। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट एक्सप्रेस जेस जैसे यहाँ पे देखिए उन्होंने बुक आईडी जो है वो यूआरएल पैरामीटर के अंदर भेजी हुई है। तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स हाँ प्लूरल होता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है। और इस तरह होता है कि अगर जैसे ये वाला एक ऑब्जेक्ट एक इन्होंने यूआरएल क्या बनाया हुआ है स्लैश यूजर्स स्लैश कॉलन यूजर आईडी। तो यूजर आईडी और बुक्स के बाद बुक आईडी। तो यूजर आईडी का ऑब्जेक्ट एक आपके पास रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स जो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके अंदर यूजर आईडी के नाम की होगी और बुक आईडी के नाम की होगी। यूजर आईडी में क्या रखा होगा, यूजर आईडी में रखा होगा देखिए क्या भेजा उन्होंने, यूजर्स के बाद 34 भेजा हुआ यूजर आईडी की जगह पे। तो यूजर आईडी में 34 आ गया, बुक आईडी में 8989 आ गया। ये आपके पास ऑब्जेक्ट बने हुआ आ गया। हमारे वाले केस में क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, हमने आईडी के नाम का वेरिएबल रखा हुआ है यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी में हमें वो वाली आईडी मिल जाएगी जो यहाँ पे इस वाली रिक्वेस्ट के लिए आई होगी। स्लैश डिलीट स्लैश वन आएगा तो यहाँ पे आईडी के अंदर वन मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। अच्छा जी, जब मेरे पास ये आईडी आ गई तो मैं क्या काम करूंगा, इसको अब मैं मोंगोडीबी को रिक्वेस्ट करनी है मुझे कि डिलीट कर दो। मोंगोडीबी को रिक्वेस्ट करने के लिए या मोंगोडीबी के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए हमने एक अलग फाइल बना हुई थी स्टूडेंट डीबी हेल्पर। यहाँ पर आया मैं और मैंने कहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। ये एक फंक्शन है। स्पेसिफिकली इसको मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक आईडी मिल जाएगी। रिटर्न कराया मैंने न्यू प्रॉमिस ताकि एसिंक्रोनस ऑपरेशन के सक्सेस पे मैं अपना काम वहाँ पे फ्रंट एंड पे दिखा सकूँ। प्रॉमिस प्रॉमिस को क्या मिलता है जनाब, एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है जिसमें मुझे हमारे पास चीज़ें होती हैं जनाब, रिजॉल्व RESOL रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है जी, आपने क्या काम कहा, आपने कहा रिजॉल्व, आप रिजॉल्व रिजेक्ट करवाना है लेकिन वो कब कराएंगे, आप कहेंगे स्टूडेंट्स मॉडल STUDENTS मॉडल डॉट रिमूव।
आई गेस रिमूव ही चलेगा mongoose का। मुझे फिर चेक करना चाहिए एक दफ़ा, बेहतर है। क्या नाम है स्टूडेंट मॉडल mongoose मॉडल डॉट रिमूव। रिमूव मॉडल डॉट रिमूव हमारे पास डायरेक्ट मेथड अवेलेबल है। इसको क्या पास करते हैं, मॉडल डॉट रिमूव को हम पास करते हैं, एक क्यूरी पास करते होंगे। जैसे इस तरह देखिए उन्होंने डॉट एक क्यूरी पास करी, तो हमने भी इसी तरह आके अपने पास क्यूरी पास कर दी। हमने कहा अंडर आईडी जो इसकी, ये वाली आईडी जो मेरे पास पैरामीटर में आई है, ये वाली आईडी जो है जिसकी अंडरस्कोर आईडी इस वाली आईडी से मैच कर जाए, इसको रिमूव कर देना। और डॉट देन में मैंने क्या कहा, एरर आएगा फॉर एग्जांपल, ये हमें क्या देता है, रिस्पॉन्स के अंदर हमारी दो चीज़ें मिलेंगी, डिलीटेड काउंट भी मिलता है। तो एरर आएगा और सक्सेस आएगी हमारे पास। एरर और सक्सेस आया, हमने कहा यहाँ पे क्या करना है जनाब, अच्छा सॉरी डॉट देन यहाँ पे नहीं चलता था, यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन चलते थे। डॉट देन और डॉट कैच वाली एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कॉलबैक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसको फॉर्मेट कर देते हैं। एरर होगा तो मेरे पास, मैंने वही वाला काम कर लेता हूँ यहाँ से जल्दी से। एरर होगा तो अनेबल टू डिलीट स्टूडेंट, और एरर आ गया और रिजेक्ट करवा दिया एरर, वरना हमने रिजॉल्व करा दिया सक्सेस, SUCCESS सक्सेस। ठीक है जी, डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी इंप्लीमेंट हो चुका है हमारे पास। ये वाला जो है स्टूडेंट डीबी हेल्पर का मेथड मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, स्टूडेंट्स डीबी हेल्पर डॉट डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। इसको मैंने आईडी पास करी जो मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर से उठाई थी मैंने। जी दोस्त। सर आपकी स्क्रीन रुक रही है। ओके अपॉलॉजीज। अब दोबारा हो तो या बार बार डिस्टर्ब करी तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं फिर नेटवर्क स्विच करता हूँ, करते हैं कुछ। ठीक है, अभी सही चलिए। अभी आप जब कह रहे थे फिर रुक गई थी। अच्छा, इसको हल करते हैं कुछ। मैं शायद 1 सेकंड के लिए ड्रॉप हूँ, मैं नेटवर्क स्विच करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मुझे इस वाले नेटवर्क को रिस्टार्ट करना होगा, इसलिए मुझे पहले स्विच करना पड़ेगा, फिर दोबारा मैं इस वाले से नेटवर्क पर आता हूँ। अच्छा जी, अब हम करने के जा रहे हैं। अब हमने अभी जो ये फंक्शन बनाया अपने डीबी स्टूडेंट हेल्पर के अंदर, जिसके अंदर हमने डिलीट की इम्प्लीमेंटेशन लिखी है, इसको मैं कॉल करने जा रहा हूँ राउटिंग वाली फाइल के अंदर से। तो यहाँ से मैंने क्या कहा, कॉल मैंने करा, इसको अपनी स्टूडेंट की आईडी पास करी कि कौन से स्टूडेंट को डिलीट करना है, और ये मुझे या तो सक्सेस देगा, अगर वहाँ से रिजॉल्व होगा तो मेरे पास डॉट देन में आ जाएगा, और अगर मेरे पास वहाँ से रिजेक्ट होगा तो मेरे पास डॉट कैच में आ जाएगा। कैच को हमने एरर कैच करा, एरर कैच करा यहाँ पे हमने क्या करा, सक्सेस को कैच करा, सक्सेस मिली हमें यहाँ पर। सक्सेस पे मैंने क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस, वही वाला काम करते हैं, स्टेटस ट्रू, डिलीटेड ट्रू, और यहाँ से मैंने यही लाइन बस फॉल्स के साथ भेज दी कि स्टेटस भी मैंने फॉल्स भेज दिया और डिलीटेड को भी मैंने फॉल्स भेज दिया। चलिए, क्या मैंने कहीं पर डिलीट वाले केस में एरर मैसेज लॉक करवाया है, यानी एरर मैसेज को लॉक भी करवाया हुआ है। सर्वर भी मेरा ख्याल है हो चुका है काम। अब आते हैं और एक काम ये कर लेता हूँ, बस केस वाली आईडी को लॉक करवा लेता हूँ कि कौन से वाले पैरामीटर को डिलीट करना है। तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग डिलीटिंग स्टूडेंट STUDENT ID, और उसकी आईडी को हम यहाँ पे कॉन्कैट करा देते हैं। ठीक है जी, सर्वर को मैंने चेंजेस हैं तो सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया हमने npm स्टार्ट से, और फ्रंट एंड के चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाते हैं। तो फ्रंट एंड पे आया मैं, इसको मैंने एक दफ़ा यहाँ पे नेटवर्क के टैब के अंदर आ गया, नेटवर्क का टैब क्लियर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और XHR पे आ गया मैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले स्टूडेंट को डिलीट करना है, तो मैंने कहा डिलीट यूज़र, पहले मेरे पास एक डिलीट की कॉल गई, और डिलीट की कॉल में अगर आप देखें तो URL क्या बना, /delete, और डिलीट के बाद उसने बोली पूरी आईडी रखी, इतनी बड़ी सी आईडी जो भी मेरी MongoDB ने असाइन करी हुई थी। देन यहाँ पे सर्वर पे कॉल आई,
सर्वर पे यूज डिलीट वन डिलीट मैनी और बल्क राइट इंस्टेड। ओके, डिलीट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई तो मेरे पास उसने क्या करा, उसने कहा इस वाली स्टूडेंट को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, और इवेंचुअली उसने कलेक्शन डॉट रिमूव कर दिया, डेटाबेस में से उसने डिलीट कर दिया। साथ में उसने एक वार्निंग दी है कि डॉट रिमूव जो है वो डेप्रिशिएट हो चुका है, आपको डिलीट वन डिलीट मैनी या बल्क राइट करना चाहिए। तो डिलीट वन हमारे काम की चीज़ है, हमने आके डॉट रिमूव की जगह डिलीट वन का मेथड यूज कर लिया कि इस वाले सिर्फ एक को डिलीट करो या मैनी को डिलीट करो, जो भी ऑप्शन होगा हमारे पास। बाय आईडी तो एक ही होगा, एक से ज्यादा स्टूडेंट की सेम आईडी नहीं होगी, तो डिलीट वन हम करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया यहाँ तक, कोई मसला? जब हमारे पास सक्सेसफुली डिलीट हो गया तो स्टूडेंट्स के लिस्ट के अंदर से हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है, डिलीट यहाँ पे देखिए, तो फिर हम क्या काम करते हैं, हम गेट ऑल दोबारा करते हैं, तो वो लिस्ट दोबारा अपडेट हो गई। सबसे पहले डिलीट की रिक्वेस्ट गई, इसका मेथड क्या था, इसका मेथड था डिलीट। और हमने यहाँ पे सर्वर पे भी देखें, अब सर्वर पे भी देखें आप, तो हमने सॉरी स्टूडेंट राउट्स के अंदर सर्वर पे भी आप देखें तो हमने डिलीट टाइप का रिक्वेस्ट वहाँ पे हमने मेथड बताया हुआ है कि राउटर पे डिलीट की टाइप की जब रिक्वेस्ट आए इस वाले यूआरएल के ऊपर आए तो ये वाला काम कर देना, डिलीट रिक्वेस्टेड स्टूडेंट। हमने रिक्वेस्टेड स्टूडेंट की आईडी निकाली कि कौन से स्टूडेंट को डिलीट करना है, ये हमने पैरामीटर्स में से निकाली थी। दो चीज़ होती है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी और रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स। जो रिक्वेस्ट का यूआरएल का पार्ट बना हुआ था ये रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स कहलाता है। एक और तरीका होता है डेटा भेजने का, जैसे हमने देखा था जब हम क्या नाम है गूगल को डेटा भेज रहे थे अपना फॉर एग्जांपल, तो हम ये करते थे रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर डेटा भेजते थे। वो क्या होता था, फॉर एग्जांपल www.google.com/query और क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा हुआ है ना क्यू इक्वल्स टू समथिंग, ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा होता है ये चीज़ कहलाती है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। ठीक है, ये क्यूरी इसकी जगह हेलो लिख दूँ जानबूझ के भी मैं। अच्छा, ये जो क्यूरी क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो पैरामीटर्स भेजते हैं ये चीज़ कहलाती है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। और ये भी भेज सकते हैं, एक तरीका ये होता है अपने अपने सर्वर को डेटा भेजने का, और एक तरीका ये होता है कि बजाय इसके कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर डेटा भेजें, आप रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर डेटा भेज दें और पैरामीटर्स डिफाइन कर दें कि किस नाम का पैरामीटर आएगा उसके अंदर क्या डेटा होगा। तो ये दो तरीके हमने देखे जनाब सर्वर तक डेटा पहुंचाने के। पोस्ट के थ्रू जैसे आपने करा हुआ था इसरार, उससे बेहतर तरीका हमारे पास ये है कि आप इस तरह बाय आईडी भिजवाएं और एक स्पेसिफिक डेटा के ऊपर कुछ काम करवा लें। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको नेक्स्ट जो काम करने जा रहा हूँ एडिट का काम करेंगे। एडिट के काम पे भी यही होना है ना कि फ्रंट एंड से एडिट की रिक्वेस्ट जाएगी। पहले सबसे पहले क्या करना होगा, जब मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो मुझे एडिट वाला पेज खुलना है। एडिट वाला पेज खुल गया तो जो भी आईडी आई है उस वाले सिंगल यूजर का डाटा मंगवाना है और पेज पे शो करवाना है। तो बजाय इसके मैं सारे स्टूडेंट्स का डाटा मंगवाऊं दोबारा, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा मंगवाऊंगा। एक स्टूडेंट का डाटा मंगवाने के लिए मुझे एक स्टूडेंट की आईडी को सर्वर पे भेजना पड़ेगा। जब एक स्टूडेंट की आईडी को सर्वर पे भेजना पड़ेगा तो यानी उसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा। सही, वो मैं अभी काम करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ तक की बात करते हैं। यहाँ तक कोई सवालात किसी को? कहाँ से हमने स्टार्ट करा प्रोसेस? हमने प्रोसेस स्टार्ट करा इस वाले बटन से। बटन के ऊपर क्लिक पे मैंने अपने फ्रंट एंड के इस फंक्शन कॉल करा, इसको मैंने पास कर दी आईडी। ये क्या काम करता है जनाब, ये फंक्शन ही काम करता है कि एक फेच की रिक्वेस्ट फायर करता है इस वाली आईडी के वाले यूआरएल के ऊपर, और इसके उस रिक्वेस्ट की टाइप होती है डिलीट। सर्वर ने क्या काम करा, सर्वर ने ये काम करा कि डिलीट करवाने की रिक्वेस्ट जब आई तो उसने डेटाबेस के ऊपर वो वाली आईडी पास करी, और डेटाबेस का हमने डॉट डिलीट वन के नाम का मेथड कॉल करा, मॉडल डॉट डिलीट वन। मॉडल डॉट डिलीट वन ने हमारे पास डेटाबेस से एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट को रिमूव कर दिया। जब एक दफा डॉक्यूमेंट से वो डेटाबेस से वो डॉक्यूमेंट रिमूव हो गया तो अब आप किसी भी तरह उस डॉक्यूमेंट को वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ता है डिलीट वाकई में आप आमतौर पर कंफर्मेशन लेते हैं यूजर से, इस तरह के कोई काम करवाते हैं। बहरहाल हमने जब डिलीट करवा दिया तो डिलीट करने के बाद हमने क्या करा, फ्रंट एंड पे हमने कैसे पता चलता है कि डिलीट हो चुका है, यूजर को कैसे पता चलता है डिलीट हो चुका है? हमने क्या काम करा, हमने सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट को दोबारा मंगवा लिया। एक काम हम ये भी कर सकते थे कि बजाय इसके कि सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दोबारा मंगवाएं, हमारे पास जो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है उसी के अंदर से फ्रंट एंड पे स्लाइस करवा दें, इस वाले स्टूडेंट की आईडी निकालें और उसको रिमूव करवा दें। बट एक ये तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप दोबारा से सारी लिस्ट दोबारा मंगवा लें। दोनों तरीके वैलिड हैं, दोनों तरीके आमतौर पर प्रैक्टिस के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? कूल, आगे बढ़ते हैं जनाब। हम बात करते हैं एडिट की। एडिट पे सबसे पहले काम क्या करना है हमें, अगर मैं इस पर अभी क्लिक करूं तो स्लैश स्टूडेंट स्लैश ये नंबर। अब ये नंबर फ्रंट एंड पे तो पता ही नहीं है यार कि यार क्या चीज़ होती है। इस ये वाला राउट तो मैंने फ्रंट एंड पे रजिस्टर ही नहीं करा हुआ। फ्रंट एंड पे पहले वाला राउट रजिस्टर करते हैं। तो राउट रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे जनाब, राउट रजिस्टर करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा कि
फ्रंट एंड पर आता हूँ मैं, SMS क्लाइंट के अंदर, सोर्स के अंदर, पेजेस के अंदर, ये पेजेस हैं, app.js के अंदर, यहाँ पे हमारे पास राउट्स हैं। तो यहाँ पे भी पैरामीटराइज राउट बताने के लिए हमें यही काम करना पड़ेगा, /student/:id। तो ये स्टूडेंट्स वाला स्टूडेंट्स का फॉर्म खोल दे, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को क्रिएट करता हूँ। सेव करा इसको मैंने, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कराया, स्टूडेंट है, सॉरी अपॉलॉजीज। देखें /student, और ये वाला राउट पे मैंने पहले आया दोबारा क्रिएट और स्टूडेंट पे, यहाँ से मैंने कहा इसको एडिट करना है फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट्स लिस्ट के ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, /student/id के ऊपर, /student/id के ऊपर, और दोबारा से मेरे पास वाला फॉर्म खुल गया। ये भी वही तरीका है, पैरामीटराइज राउट बता रहा हूँ मैं, जैसे वहाँ पे सर्वर पर बताया था मैंने। लेकिन अभी ये पैरामीटराइज राउट से क्या हो रहा है, इस वाले पैरामीटराइज राउट से यही वाला फॉर्म दोबारा खुल तो रहा है, लेकिन इस वाले फॉर्म के साथ साथ इस वाले फॉर्म को भी ये नहीं पता कि इसको क्या डेटा दिखाना है, या साथ में इस वाले फॉर्म को ये नहीं पता कि यार हो सकता है कि यानी इस वाले फॉर्म को खुलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि कोई आईडी नहीं आएगी, डायरेक्ट सारी आपके पास एक स्टूडेंट क्रिएट करने का फॉर्म है ये, और दूसरा तरीका ये है कि कोई आईडी भी आएगी, यानी ये आईडी ऑप्शनल है। तो अगर ये आईडी ऑप्शनल है तो आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन मार्क बता सकते हैं। और क्या, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट, यानी मैं ये काम कर दूं सब समझाने के लिए, और स्टूडेंट कर दूं इसको मैं बस। जरा यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं आ गया होम पे वापस, ठीक है जी, क्रिएट न्यू स्टूडेंट करा मैंने, तो उसने क्या किया, /student पे ले गया। अब यहाँ पर /student पे ये वाली चीज हो गई। अगर मैं ये आईडी के अंदर से क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, सॉरी सिर्फ क्वेश्चन मार्क हटाता हूँ, ठीक है, तो /student पे कुछ भी नहीं मिलेगा क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे, क्योंकि /student का कोई राउट मैच नहीं हो रहा। आईडी के साथ क्वेश्चन मार्क ये बता रहा है कि ये आईडी एक रिक्वेस्ट पैरामीटर है, कॉल नहीं बता रहे कि ये रिक्वेस्ट पैरामीटर है, और क्वेश्चन मार्क ये बता रहा है कि ऑप्शनल है, यानी हो सकता है हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि ये ना हो। तो अब यहाँ से देखें, मेरे पास ये वाला फॉर्म है, क्रिएट न्यू स्टूडेंट करा तो मेरे पास /student का पेज खुल गया, और वाला यही वाला राउट रेंडर हो गया। पहली बात हो गई। अच्छा जी, मैंने कहा लिस्ट ऑल करो, सारी लिस्ट आ गई। अब जब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले को एडिट करने की कोशिश करी, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इसी वाले यूआरएल पे जाएगा, लेकिन इस दफा साथ साथ आईडी भी लेके जाएगा। तो ये ऑप्शनल पैरामीटर था, आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, इस दफा वो /student पे ही गया, बट उसके साथ वो आईडी भी लेके चला गया। अब जब ये वाली आईडी चली गई है, तो अब आते हैं जनाब सर्वर पे, देखते हैं कि इस वाले स्टूडेंट के अंदर, सॉरी फ्रंट एंड पर आते हैं और देखते हैं कि ये फ्रंट एंड पे राउट में से आईडी कैसे पार्स करनी है। तो ये हम यूज कर रहे हैं क्या नाम है इसका, रिएक्ट डॉम राउटर। रिएक्ट राउटर डॉम होता है, रिएक्ट डॉम राउटर होता है, मैं हमेशा गलत बोलता हूँ उसको। रिएक्ट डॉम राउटर है, इसमें से यूआरएल पैरामीटर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये देख लेते हैं हम जल्दी से। यूआरएल पैरामीटर कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, चाइल्ड वाले कंपोनेंट के अंदर देखें, यूज पैराम्स के नाम का इन्होंने, यूज पैराम्स के नाम का रिएक्ट राउटर डॉम में से इन्होंने ऑब्जेक्ट निकाला हुआ है। तो ये तरीका यूज कर लूंगा मैं एग्जैक्टली। यूज पैराम्स कहाँ से मिल रहा है मुझे, रिएक्ट राउटर डॉम से मिल रहा है, और यूज पैरामीटर्स के अंदर से पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा एक्चुअली, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं आईडी निकालूँ या जो भी निकालूँ। तो मैं यहाँ पर आया वापस अपने ऐप के अंदर, राउटर डॉम यहाँ पे यूज नहीं, इम्पोर्ट नहीं हुआ होगा, तो मैंने कहा इम्पोर्ट कर लीजिए जनाब, इम्पोर्ट कर लीजिए फ्रॉम राउटर डॉम। यहाँ से क्या इंपोर्ट करना है मुझे, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है यूज पैराम्स। देन इस वाले पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पर आया, और यूज पैराम्स की कॉल जो है वो डायरेक्ट है, यानी किसी हुक के अंदर होना जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर आके मैंने आके लिखा यूज पैरामीटर को कॉल करा, और यूज पैरामीटर ने जो भी मुझे वापस करा, मैंने कहा लेट रिक्वेस्ट request params इक्वल्स टू यूज पैराम्स, और रिक्वेस्ट पैरामीटर्स के अंदर से जब मेरे पास ये पैरामीटर्स यूज हो गए, तो मैंने इसको लॉग करवा के दिखा देता हूँ कि आपको मिल रहा क्या है। ये आपको एक ऑब्जेक्ट देगा console.log यूज पैराम्स,
रिक्वेस्ट पैरामीटर्स क्या है आपके पास, ये हमने लॉक करवाए। तो कंसोल पे देखिए तो रिक्वेस्ट पैरामीटर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर आईडी आ रही है, जो भी मेरे पास ये वाली सर्वर से ये वाली यूआरएल वाली आईडी आई है। जबकि जब मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट न्यू स्टूडेंट करता हूँ, तो ये यूज पैरामीटर्स के अंदर आईडी अनडिफाइंड आई है। लेकिन जब मैं एडिट करने आता हूँ किसी के स्टूडेंट को, फॉर एग्जाम्पल सी ऑल पे गए, यहाँ से मैंने करा इस वाले को एडिट कर लो, तो अब पैरामीटर्स के अंदर आपके पास वैलिड आईडी आ रही है। सही है। अच्छा, ये काम हमें करवाना चाहिए इस वाले हुक के अंदर जो हमने पेज के स्टार्ट पे करा है, यानी क्रिएटेड वाले स्टार्ट लेवल पे जब हमने काम करा हुआ है। तो यूज पैरामीटर्स कैन नॉट बी कॉल्ड इनसाइड अ कॉल बैक, रिएक्ट मस्ट बी, अच्छा ये ऑलरेडी एक कह रहे हैं हुक ही है, तो आपने इसको हुक के अंदर कॉल नहीं करना, वो ये कह रहे हैं। सही है, ठीक हो गया जनाब, कोई मसला नहीं, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है कोई। हमारे पास रिक्वेस्ट पैरामीटर्स के अंदर आईडी आ गई है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, जब मेरे पास पेज क्रिएट हो रहा था तो ये सब्जेक्ट के ऊपर तो गेट ऑल की रिक्वेस्ट जाती है, सारे सब्जेक्ट्स लेकर आ जाओ। साथ साथ मैं यहाँ से चेक करूंगा कि अगर मेरे पास रिक्वेस्ट पैरामीटर्स डॉट आईडी थी, क्योंकि ये कंडीशनल है ना, हर दफा नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहाँ तक पहले मुझे रुक के बता दें कि मैं जो आपको राउटिंग वाली बात फ्रंट एंड में बताई, ये वाली समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही? रिपीट कर दीजिए एक दफा। यस सर, एक बार रिपीट कर दें। अभिषेक, आप अगर ऐड करना चाहें यहाँ पे अपनी कुछ यहाँ पे एक्सपर्टीज के, हम क्या 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 करना चाह रहे हैं? अच्छा देखिए, यहाँ पे बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, हमने जो है वो डिलीट की, हमने एपीआई कॉल करी है। डिलीट हमने करने के लिए हमें क्या चाहिए था, वही हमें डिलीट करने के लिए डिलीट की, जिस चीज़ को भी हम डिलीट कर रहे हैं उसकी आईडी चाहिए थी कि भाई, ताकि हम उसको बता सके कि भाई हमें ये वाली आईडी है जिसको हमें जो है वो डिलीट करवाना है। तो हमने तरीका देखा कि भाई जब हम उसको डिलीट करेंगे तो हमें उसको आईडी पास करनी पड़ेगी। आईडी पास करने का हमें तरीका देखा कि भाई हमें आईडी अगर पास करनी है और हमें डायनामिक काम करना है कि हम जिस पे भी क्लिक करें उसकी आईडी जाए, तो हमने क्या किया कि वहाँ पर आईडी तो रिसीव हो रही थी, तो हमने क्या किया उसको कि हमने पैरेंट्स में कॉर्नर लगा के उसको आईडी पास करी कि भाई जिसको भी क्लिक होगा तो ये वाली आईडी पर हम उसको पास कर देंगे। अच्छा जी, अब क्लिक हो गया, हमने देखा कि भाई वो आईडी वहाँ पे गई है नहीं गई, तो हमारे पास सर्वर बना हुआ था, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि भाई सर्वर में जो है हमारे पास वाली आईडी रिसीव हो गई। वहाँ से हमने जो है वो आई गेस हमने वो डिलीट वन का अपना फंक्शन इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो है वो उसने जो है वो उसको डिलीट कर दिया लाइक दिस। हाँ, यहाँ पे हमें बेसिकली वो ये हाँ डिलीट वन पे हमें वापस आईडी आ रही थी। अच्छा, आईडी कहाँ पर आ रही थी हमारे पास, चूँकि हमने वहाँ पे कॉलम लगा के आईडी पास करी थी, तो हमारे पास डेफिनेटली ये पैरम्स में हमारे पास ये वाली आईडी आ रही होगी। तो हमने क्या किया कि भाई हाँ, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी में हमारे पास वो आईडी रिसीव हुई। हमने वो आईडी उठा के जो है वो हमने अपने जो डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी वाला फंक्शन था उसमें हमने पास कर दिया, ताकि हमारे पास उसके अंदर जो हमारे पास वो डेटाबेस से हमारे पास कनेक्टिविटी थी, जहाँ पे हमारे पास जो है वो डिलीट वन लगा हुआ था। हमने उसको वहाँ पे आईडी पास करी तो उसने उसको डिलीट किया। डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास ये वाला देन सक्सेस चल जाएगा हमारे पास, जिसमें हमने क्या किया कि उसका स्टेटस ट्रू कर दो और डिलीटेड की वैल्यू को भी ट्रू कर दो। अगर हमारे पास कोई मसला आया होगा तो हमारे पास स्टेटस भी हमारा फॉल्स हो जाएगा और हमारे पास डिलीटेड भी फॉल्स हो जाएगा। मीनवाइल हमारे पास जो है फ्रंट एंड पे हमने एक और यूज़ कर रहे हैं चीज़, हम क्या कहते हैं यूज़ पैरम्स के नाम से, जिसकी मदद से हम क्या करें कि हम जो हमारे पास पैरम्स की जो हमारे पास वैल्यू है ना उसको हम गेट कर सकें, बजाय इसके कि हम कुछ और कस्टम काम करें। हमारे पास ये एक बनी बनाई चीज़ अवेलेबल है रिएक्ट राउटर डॉम में यूज़ पैरम्स के नाम पे, जिसकी मदद से जो है वो हम पैरम्स की जो वैल्यू है उसको हम गेट कर सकते हैं। और ये इट इज़ ऑल्सो हुक, तो हम डेफिनेटली इसको हम एक किसी हुक के अंदर कॉल नहीं कर सकते, तो हम इसको बाहर जो मेन हमारा फंक्शन होगा कंपोनेंट वाला फंक्शन, उसी में हम उसको कॉल करके जो है वो अपने पैरम्स की वैल्यू को जो है वो गेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास जब ये पैरामीटर आ जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैरामीटर आया तो मेरे पास आईडी के अंदर वैल्यू आएगी या फिर इसके अंदर अनडिफाइंड आएगा। यहाँ पे सिर्फ ये चेक करने के लिए मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग रिसीव, या मैंने कहा फेच डेटा फॉर स्टूडेंट आईडी, STUDENT स्टूडेंट आईडी, और उसके साथ मैंने ये वाली आईडी कॉन्केट करा दी। फैच क्यों कर रहा हूँ मैं डेटा, ताकि अगर मैं जब एडिट कर रहा हूँ तो मुझे पहले फॉर्म के अंदर प्रीवियस वैल्यूज भी दिखानी होगी, इसलिए मुझे फैच करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कुछ लॉग आ रहे हैं तो इनको हटा दें, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। मेरे पास अब देखिए, जब मैं एडिट वाले मोड में आया तो मेरे पास फेच डेटा वाला मैसेज आया, लेकिन जब मैं क्रिएट वाले मोड में आता हूँ तो मेरे पास वाला मैसेज नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा दोबारा सी ऑल मस्ट हैव अ यूनिक की, ठीक है, ये मैंने गलती करी हुई अभी लिस्ट ऑल के अंदर अभी तक। फिर मैंने कहा यहाँ पे एडिट, तो एडिट वाले मोड में जब मैं आया तो मेरे पास फेच आ गया। अच्छा जी, इसको क्लियर कर देते हैं। क्रिएट वाले मोड में आया तो मेरे पास वो फेच वाली लॉग नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे हमें क्या काम करना है, यहाँ पे हमें फेच की रिक्वेस्ट फाइल करनी है।
तो फैच की रिक्वेस्ट मेरे पास सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट बजाय इसके मैं सारे स्टूडेंट्स लेकर आता, मैं अब क्या करूंगा जनाब, अब सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा लेकर आऊंगा। तो मैंने ये वाला फैच कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा स्लैश students/list all, ये एक मेरे पास यूआरएल ऑलरेडी बना हुआ था, /student/list all। अब बजाय इसके /student/list all करूं, मैंने कहा /student/list और स्लैश, और इसके साथ मैंने कॉन्केट करा दी ये वाली आईडी कॉलन, सॉरी यहाँ से कॉलन नहीं, यहाँ से तो पैरामीटर जाएगा ना इस तरह अपॉलॉजीज, मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब है तो अब बार बार मैं तंग कर रहा हूँ आपको, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्या करते हैं जनाब, मेरे पास सब्जेक्ट लिस्ट नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट आएगा, STUDENT स्टूडेंट आएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं जनाब, एडिटिंग स्टूडेंट के नाम की एक स्टेट बना देते हैं, नई स्टेट बनाते हैं, बल्कि उसमें से हर पैरामीटर निकाल के हमें इसके अंदर सेट कराना पड़ेगा। ओके जनाब, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे जनाब, ठीक है। तो क्या करा मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ आपको console.log करा के दिखा दिया, लॉग करा के दिखा दिया, एडिटिंग स्टूडेंट डिटेल्स, और ये मैंने इसको कॉन्कैट करा दिया एक्चुअली, ठीक है जी। अब आते हैं सर्वर पर, ये वाला राउट इंप्लीमेंट करते हैं, /student/list और /id। स्टूडेंट राउट्स के ऊपर आ गया मैं, ये भी गेट की यूआरएल रिक्वेस्ट बनेगी, ठीक है, क्योंकि यूआरएल पैरामीटर के अंदर डेटा भिजवा रहा हूँ, कोई मेथड नहीं बताया हुआ, तो ये गेट की रिक्वेस्ट ही बनेगी। तो मैंने गेट लिस्ट ऑल की जगह मैंने कह दी /list/:id, गेट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की जगह मैंने कह दी गेट सिलेक्टेड स्टूडेंट। गेट सिलेक्टेड स्टूडेंट के अंदर इंप्लीमेंटेशन दे देते हैं, यहाँ पे गेट लिस्ट के नीचे ही देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन गेट सिलेक्टेड स्टूडेंट, इसको वही चीज़ मिलेंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये क्या काम करेगा जनाब, ये काम ये करेगा कि आईडी उठाएगा रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में से, यहाँ पे मैंने आईडी के नाम का ही वेरिएबल रखा है, ठीक है, मेरी मर्जी होती है मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने आईडी ही रखा है, इस दफ़ा चेंज कर देता हूँ जानबूझ के, ताकि आपको ये वाली चीज़ क्लियर है कि कुछ भी हो सकता है इसका नाम। मैंने यहाँ पे रख दिया इसका नाम STUDENT ID, स्टूडेंट आईडी। तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स के अंदर मुझे स्टूडेंट आईडी मिलेगा, आईडी मिल गई। अब चलते हैं जनाब डीबी हेल्पर के अंदर, अगर आप देखें डीबी हेल्पर के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट बना हुआ है जो एक गेट मैचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम, यही वाला मेथड जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। डॉट फाइंड है, डॉट फाइंड 1 करवाना है हमें, लेकिन बहरहाल हमारा काम हो जाएगा, तो फाइंड 1 करवा लेते हैं यार, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गेट मैचिंग स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने कहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट गेट मैचिंग स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या लेगा, ये आपके पास से एक क्यूरी लेगा और यही सारा काम करेगा, बस फाइंड की जगह फाइंड 1 करेगा। फाइंड और फाइंड 1 में क्या फर्क होता है, फाइंड 1 जो है आपको पहले जो मैचिंग डॉक्यूमेंट होता है सिर्फ वो ला के दे देता है। तो अगर आपके पास 1 लाख डॉक्यूमेंट पड़े हुए डेटाबेस में, तो फाइंड आपको 1 लाख के ऊपर आइटरेट करता है और वो क्यूरी चलाता। जबकि फाइंड 1 क्या काम करेगा, फाइंड 1 एक तरह कह लीजिए आपने अपने लूप को ब्रेक कर दिया, जहाँ पे आपकी कंडीशन मैच हुई, आपने वाला डॉक्यूमेंट उठाया और वापस भेजा और वहाँ पे अपने लूप को आपने ब्रेक कर दिया। तो ये गेट मैचिंग स्टूडेंट वाला काम हो गया। अनेबल टू सेव क्यों कहा भाई मैंने अनेबल टू फाइंड होगा, ये कॉपी पेस्ट का नुकसान, फाइंड होगा यहाँ पे फाइंड स्टूडेंट, और सेव न्यू की जगह यहाँ पे भी मैंने क्या कह दिया फाइंड स्टूडेंट, ठीक है जी। और डॉक्स नहीं बल्कि अब एक सिंगल डॉक्यूमेंट आएगा मेरे पास। गेट मैचिंग स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे आके कॉल करा STUDENT DB helper डॉट गेट मैचिंग स्टूडेंट, और इसको मैंने अपनी क्यूरी पास करी कि जहाँ पर अंडरस्कोर आईडी जो है वो ये वाली आईडी हो, ये वाला आईडी वाला वेरिएबल पास कर दिया मैंने, ठीक है। और देन में जनाब हमारे पास कोई सक्सेस और एरर आया, बल्कि ये वाला ज़्यादा बेहतर तरीका है। इस वक्त डेटा जो होगा, अगर एरर आएगा तो मैंने डेटा एम्प्टी कह दिया, नल कह देता हूँ मैं यहाँ पे, और अगर सक्सेस आएगा तो डेटा में सक्सेस रख दिया, यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो भी होगा वही ऑब्जेक्ट चला जाएगा क्लाइंट पे। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट रेज हो रही है, सर्वर ने इम्प्लीमेंट कर दी है, तो सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ मैं, Ctrl+C स्टॉप करा, सर्वर को रीस्टार्ट कराया। फ्रंट एंड को मुझे रीस्टार्ट करने की जरूरत है नहीं, सर्वर फ्रंट एंड पे मेरे पास से रिक्वेस्ट जाने के बाद सक्सेसफुल में मेरे पास एक मैसेज आता है कंसोल पे। तो मैंने कहा सी ऑल स्टूडेंट, यहाँ से मैंने कहा इस वाले को एडिट करो, तो एडिटिंग स्टूडेंट की डिटेल आ गई। इसमें मेरे पास स्टेटस आ रहा है और डेटा आ रहा है। डेटा के अंदर मैंने पूरा स्टूडेंट भिजवाया था, तो डेटा के अंदर मेरे पास पूरा स्टूडेंट आ गया, और स्टेटस मेरे पास हार्डकोड 2 मैंने भिजवाया था, यहाँ देखिए
ये देखिए स्टेटस हार्ड कोड ट्रू भिजवाया था, डाटा के अंदर मैंने डाटा भिजवाया था, तो डाटा के अंदर मेरे पास ये डाटा आ गया जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था पूरा, और स्टेटस के अंदर मेरे पास वो ट्रू आ गया। अच्छा जी, अब क्या करना है मुझे, अब करना ये है आपको कि हाँ, अब आपके पास ये जो स्टूडेंट की डिटेल आई है ना, इस वाली डिटेल्स को उठाना है और आपको सेट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने वही वाले काम करने शुरू करा, मैंने कहा सेट नेम, सेट नेम, सेट नेम को नाम चाहिए होता है, नाम ये रहा स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट डाटा डॉट नेम, एक्चुअली डाटा के अंदर आ रहा है ना, स्टूडेंट डॉट डाटा डॉट नेम। हमें क्या करवाना है जनाब, सेट एज करवानी है, सेट एज को स्टूडेंट डॉट एज करवा दूंगा मैं, एज। सेट जेंडर करवाया जनाब हमने, सेट जेंडर को क्या डाटा मिलना है, मेल, एक्चुअली डॉट जेंडर, स्टूडेंट डॉट डाटा में से जेंडर सेट करवा दिया। ओके, वो रिफ्रेश करवा दी मैंने शायद, यहाँ पे अपेयर क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट यार, यहाँ तक का पहले करके देखते हैं ये अपेयर क्यों नहीं हुआ। एडिटिंग स्टूडेंट डिटेल्स आ गई, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिख रही। सर वैल्यू लगाया फील्ड पे, वैल्यू का टैग वो, क्योंकि वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं लगाया हुआ, कंट्रोल्ड फील्ड्स बनानी पड़ेंगी। वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाया मैंने यहाँ पर, ये कौन सी चीज़ है जनाब, नेम, तो नेम वाला वेरिएबल लगा दिया। वैल्यू को हमने क्या कह दिया, नेम, नेम ही है, नेम ही है, सेव करते हैं इसको। A controlled component changes uncontrolled input to be controlled. This is likely caused to value change from undefined to defined value, which should not happen. Decide between using a controlled and uncontrolled element for the lifetime of the component. More info here. चलिए, मैंने कुछ बेसिक सी गलती कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ ये मुझे समझ में नहीं आया अभी। A component is changing an uncontrolled component, uncontrolled input to be controlled. This is likely caused by the value changing from undefined to defined value, which should not happen. Decide between using a controlled or uncontrolled element in the lifetime of the component. क्या कर रहा हूँ मैं, कोई बता सके अगर हमें, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। Form elements such as input text typically maintain their own state and update it on the based on user input. In React, mutable state is typically kept in state and property components. सर वो जो इनपुट आपकी जो इनपुट फील्ड है ना आपकी ये वाली, उसमें जो वैल्यू शो हो रही हो ना, वो बेसिकली स्टेट से आ रही हो। तो स्टेट से तो उठवाई मैंने, नहीं? हाँ, अभी जो आ रही है वाली स्टेट वाली आ रही है, दोनों इसी से हो रही हैं, नीचे वाली भी, एज वाली भी। एज पे तो मैंने अभी सेट ही नहीं करवाया, ये वाला काम करवाया नहीं। होप्स तो शायद इसका एरर भी दे सकता है हमें। हम मेरा दोनों को एक दफ़ा करके जो है वो एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये वाला एरर अमूमन जब आ रहा होता है जब आपके पास जो इनपुट फील्ड की वैल्यू जो है वो आपने ऐसी छोड़ी हुई होती है और वो स्टेट से ना आ रही हो। सही कह रहे थे तभी आप। ठीक है, ओके, ये मेरे लिए नई चीज़ थी कि पार्शली काम करवा तो वो प्रॉब्लम भी रहता। ठीक है जी, हमने अब जेंडर को सेट करवाया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, अच्छा हो गया। मैं फालतू में परेशान हो गया था, मैंने कुछ गलती, ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। चलें, थैंक यू ताबिश भाई। अब हम क्या करना है नेक्स्ट, हमने जेंडर भी सेट करा दिया, तो जेंडर को भी पॉपुलेट कराते हैं। ये वही वाला एरर दे रहा है कि फाइंड नॉर्म, ये तो अपना इंटरनल एरर है, इसका क्या नाम है, मटेरियल कंपोनेंट का एरर है। बहरहाल मुझे क्या करना है जनाब, इसकी वैल्यू सेट करानी है, इसकी वैल्यू क्या सेट करा दो, वैल्यू सेट करा दो, डायनेमिक सेट करवानी है। कौन सी वाला वेरिएबल है, मेरे नाम है, वेरिएबल का नाम है जेंडर। तो जेंडर 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 जेंडर, यहाँ पे जेंडर ला के सेट करा दिया हमने। और क्या काम करवाया है मुझे, डाटा के अंदर अगर आप देखें तो नेम आ रहा है, सॉरी नेम करवा दिया, क्लास सेट करवानी है और सब्जेक्ट सेट करवाने हैं।
क्लास कहाँ से सेट करवाऊंगा मैं? क्लास जो है हमारे पास स्टूडेंट का सेट स्टूडेंट क्लास के नाम का मेथड कॉल करा मैंने, सेट स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे मेरे पास सर्वर पे किस नाम के वेरिएबल में आ रहा है? क्लास के नाम के वेरिएबल के अंदर ही आ रहा है। तो यहाँ तक का काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है जनाब। क्लास तो सेट हो गई बट दिखी नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि शायद यहाँ पे नंबर में है, स्ट्रिंग में है, ये मसला है। क्लास 8 है, यहाँ पे क्लास 8 का सब्जेक्ट अपेयर हो गया, बट क्लास 8 वहाँ पे दिखी नहीं लिखी हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू नहीं सेट करवाई। student क्लास स्टूडेंट क्लास CLASS क्लास, ठीक है जी। और ये जो है चेक बॉक्सेस हैं किसके लिए? सेट सब्जेक्ट के लिए। एट स्टूडेंट का अब वहाँ पे वापस आता हूँ मैंने इस दफ़ा मैंने कहा फॉर एग्जांपल जो है क्लास 6 वाला स्टूडेंट है ये, जिसका नाम स्टूडेंट 01 है, इसको एडिट करने गया मैं, तो स्टूडेंट 01 20 मेल क्लास 6 आ गया, और इसका जनरल साइंस का सब्जेक्ट आ गया इसका। इस लॉक मैसेज को मैं हटा दूंगा थोड़ी देर बाद। अब मुझे इसके अंदर से फॉर एग्जांपल मैंने चेंज करा, मेल से मैंने इसको फीमेल कर दिया, अब डाटा के अंदर चेंज आ गया। अब मुझे इसको सेव करवाना है, तो सेव करवाने में पहले क्या काम चला था, सेव का जब मैं पुराना क्लिक अगर आप देखें तो सेंड रिक्वेस्ट टू सेव स्टूडेंट का मेथड कॉल होता था, बल्कि अब हमें यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट टू सेव स्टूडेंट नहीं करवाना, बल्कि कुछ और काम करवाना है। तो इस वाले बटन को ही मैं कंडीशनली बना दूंगा। मैं कहूँगा यहाँ पर जनाब आकर यहाँ पर आते हैं टॉप के ऊपर, कि एक और स्टेट बनाई मैंने, लेट इक्वल्स टू यूज स्टेट को हमने एम्प्टी वैल्यू पास करी, और इसको कह दिया क्या, आईडी और एडिटिंग स्टूडेंट आईडी, और सेट एडिटिंग एडिटिंग स्टूडेंट आईडी। और ये एडिटिंग स्टूडेंट आईडी का वेरिएबल हम यूज़ करते जाएंगे बार बार इंशाल्लाह नीचे। सेट स्टूडेंट एडिटिंग स्टूडेंट आईडी को मैंने यहाँ पे कहा कॉल करो, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे जब मैं फेच की रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और मैंने उसको ये वाली आईडी पास कर दी कि एडिट वाले जो स्टूडेंट है उसकी आईडी ये है। और देन इस वाले मैंने वेरिएबल को लिया जो एडिटिंग स्टूडेंट आईडी का मैंने वेरिएबल था, और यहाँ पे हमने इसके लिए एक टर्नरी ऑपरेटर बनाया। मैंने कहा अगर ये वाली वैल्यू आई है तो क्या काम करना, ये वाला काम कर देना, वरना ये वाला काम कर देना। इस वाले केस में बजाय इसके कि मैं एडिट वाला बटन बनाऊँ, सेव वाला बटन बनाऊँ, मैंने इसको कह दिया एडिट स्टूडेंट, और यहाँ पे मेथड चेंज करेंगे अभी हम आके। सेंड रिक्वेस्ट टू सेव स्टूडेंट डिटेल्स की जगह मैंने कह दिया सेंड स्टूडेंट टू एडिट स्टूडेंट, तो देख लिए क्या लेते हैं, ठीक है जी। और सारा काम यहाँ पे वही होगा, फंक्शन ठीक है जी। और क्या करना होगा मुझे, सेंड रिक्वेस्ट टू एडिट स्टूडेंट, और इसके अंदर से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, बार बार गलत काम है थोड़ा सा कि दोबारा से पूरा एग्जैक्टली वही काम डुप्लीकेट हो रहा है, बट यहाँ पे एंड पॉइंट भी चेंज होगा। तो एडिट स्टूडेंट का बटन आ गया मेरे पास। यहाँ पे मुझे क्या करना है जनाब, डाटा भेजना है। डाटा के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ भेज दी, नेम भेज दी, दोबारा से बोर्ड एज भी भेज दी, और साथ में इस दफ़ा मैं जो है वो आईडी भी भेजूंगा कि कौन से वाले स्टूडेंट को एडिट करना है। तो अंडरस्कोर ID कॉलन एडिटिंग स्टूडेंट ID, और ये जो मेथड होगा ये होना चाहिए पैच के नाम का। पैच कर रहे हैं, हाँ एक तरह पैच कर रहे हैं, ठीक है। पुट भी कर सकते हैं, पैच भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं उसको, बहरहाल कोई मसला नहीं है। अब हो रहा क्या जनाब, मेरे पास स्टूडेंट फ्रंट एंड से मेरे पास ये 4-5 पैरामीटर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 पैरामीटर पहले जा रहे थे, छठा पैरामीटर मेरे पास अब जा रहा है मजीद। कि जब आप चेंजेस करके जब आप सेव की रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा जनाब, आपके पास ये अलर्ट हटा दूं मैं, अलर्ट की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मेरे पास ये जो 5 पैरामीटर जो फ्रंट एंड के फॉर्म के अंदर है वो सारे जाएंगे, और साथ में एक और ये वाला पैरामीटर जाएगा जहाँ पे यूजर की आईडी कौन सी, एडिट वाले स्टूडेंट कौन सा उसकी आईडी जानी है, तो वो भी जाएगा साथ में। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया हूँ कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स सेट नहीं करवाए हैं, सब्जेक्ट्स भी सेट करा देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 मिनट में बस। ऑल सब्जेक्ट्स, सेट ऑल सब्जेक्ट्स,
सेट ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक मिनट देगा मेरा बस एक मिनट। सेट ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर मैं क्या काम करूंगा जनाब, स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट डॉट डाटा डॉट हमारे पास सब्जेक्ट्स के अंदर आई गेस SUBJECTS सब्जेक्ट्स के अंदर डाटा आ रहा होगा आई गेस। सेट सब्जेक्ट्स ये सिलेक्टेड क्यों नहीं आया, इसके अंदर मेरे पास डाटा क्या रही है देखूं पहले मैं, फिर देखता हूँ ये सिलेक्टेड क्यों नहीं आया। जनरल साइंस का सब्जेक्ट आया, तो ये जनरल साइंस सिलेक्टेड दिखाना है हमें, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए करना ये पड़ेगा सेट ऑल सब्जेक्ट्स और ऑल सब्जेक्ट्स, सॉरी दो चीज़ें, ये एक वेरिएबल, एक ही मेरे पास ये है ऑल सब्जेक्ट्स जिसके अंदर इस सब्जेक्ट्स की लिस्ट आती है, और सिर्फ ये सब्जेक्ट्स है, ये जो सब्जेक्ट्स का वेरिएबल था ये इस वाले स्टूडेंट के कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्टेड थी ये उसकी लिस्ट थी। तो जनाब मैंने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे मुझे एक मिनट रुकिएगा मैं भूल जाऊँ थोड़ा सा, मैंने क्या काम करा हुआ था, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के अंदर फिल्टर करते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स में से फिल्टर करते हैं कि जिसकी क्लास मैच हो जाए वो वाले सारे सब्जेक्ट्स एंटर करा दो। तो वो क्या काम करते हैं ना, फॉर्म ये वाला लेबल बनाता है, ये की बनाता है, और ये वाला चेक बॉक्स बना देता है। चेक बॉक्स के अंदर जब चेंज आता है तो वो क्या काम करता है, सेट सब्जेक्ट्स का वाला वेरिएबल कॉल करता है एरे, और सेट सब्जेक्ट्स को क्या सेट कराता है, वो प्रीवियस वैल्यू सेट करा देता है। सेट सब्जेक्ट्स को क्या सेट कराता है, प्रीवियस वैल्यूज, जो कि एक सब्जेक्ट्स की ही ओरिजिनल एरे जो थी उसकी वैल्यू सेट कराता है। तो मैं यहाँ पे आके क्या काम करूँगा जनाब, चेक्ड के नाम का वेरिएबल करना है, चेक्ड इक्वल टू ट्रू, अगर मैं हार्ड कोड रख दूँ पहले थोड़ी देर के लिए तो क्या होता है देखते हैं। मटेरियल कंपोनेंट चेंजिंग अनकंट्रोल्ड स्टेट, वही वाला मसला है। अच्छा जी, इस वाले चेक बॉक्स को मुझे डायनेमिकली सिलेक्टेड दिखाना है, पहला काम ये करना है। तो आज पता नहीं कुछ मसले हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंपोनेंट चेंजिंग अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड, ठीक है वो वाला मसला हमने क्लियर कर दिया। इस वाले जनरल साइंस इस वाले को मुझे डायरेक्टली सिलेक्टेड दिखाना है, उसके लिए क्या करूँगा मैं, उसके लिए काम ही करूँगा मैं कि ये फॉर्म कंट्रोल है और ये चेक बॉक्स है। मटेरियल यूआई के अंदर चेक बॉक्सेस को देखता हूँ ज़रा मैं, मटेरियल डैश यूआई चेक बॉक्स की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और बाकी चीज़ों को बंद कर देते हैं, फिलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और चेक्ड को इन्होंने चेक्ड के नाम का वेरिएबल सेट करवाया हुआ है, तो मैंने वही कहा था, चेक्ड को हमने जो है वो हमने क्या कहा, स्टेट, ये जो है कौन सी स्टेट है जनाब हमारे पास, सब्जेक्ट्स की, जिसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे भी एम्प्टी होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स की जो स्टेट है, अभी तक हमने एक्चुअल एडिट वाला काम शुरू नहीं करा है, अभी तक हम फॉर्म को पॉपुलेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। डॉट इन सब्जेक्ट्स में मेरे पास सब्जेक्ट्स के नाम आ रहे होंगे ना, यस क्या कह रहे हैं आप, सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट के जो नाम आ जो रहे होंगे जो मेरे जो ख्याल यूजर से, ऐसा है? सेलेक्ट करेगा ना, हाँ वो वाले सेलेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर, ऐसे ही है। ठीक, सही है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट हमारे पास आया है वो ऑल सब्जेक्ट के अंदर है या नहीं, तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो जब हमें ट्रू रिटर्न कर देगा तो वो हम चेक के एट्रीब्यूट में पास कर देंगे उसको। ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर तबिश वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो मैं सब्जेक्ट्स वाले फॉर्म से क्रिएट करता था, यहाँ पे जो थे, ये गलत राउट था ना सब्जेक्ट्स का। नहीं, जैसे हम जो सब्जेक्ट जो आया बाय डिफिनी, जो उसने जो हमारे पास आया है, जैसे अभी सपोज जनरल साइंस आया है, सही है। तो अब हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि ये वाला जो ऑल सब्जेक्ट जो हमारे पास कोई ना कोई एरे बनी हुई होगी उसमें है या नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमें जो है ना चेक के एट्रीब्यूट में ट्रू पास करना है। ट्रू पास करना है,
लेकिन आप देखें सही है। ऑल सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा हम गलत समझ रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास सारे रखे भी होंगे, होगा ही होगा। ऑल सब्जेक्ट्स के हमारे पास अंदर कौन से रखे हैं देखें, मैं आपको एक दफा जस्ट लॉक करा के दिखा दूं। ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे हम सेट करा रहा हूं ना कि ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर ये रखा है कौन सी क्लास का कौन सा सब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है उसके अंदर। अच्छा, यानी फिर तो ये हमेशा ट्रू आएगा। हाँ, ओके ओके। तो हमेशा ट्रू आ जाएगा। हाँ, तो अभी लॉक पता नहीं क्यों नहीं आया। नहीं मैं समझ गई, तो फिर हमारा हमेशा ट्रू आ जाएगा। तो हमें इस तरीके से करना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है एक्चुअली, हमें सब्जेक्ट्स के एरे के अंदर मैं बिठा रहा हूँ अगर हाँ सेट सब्जेक्ट्स हमने करा और इसको मैंने ये सब्जेक्ट्स बैठा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैनुअली चेक नहीं करवाना चाहिए था हमें इसकी कोई वैल्यू। यार चेक बॉक्स है इस चेक बॉक्स। बेसिकली हमें एक एरे मेंटेन करनी चाहिए थी जिसपे जितना हमारे पास सब्जेक्ट हो उतनी हमारी एक एरे बनी हुई हो, और उसके उस सेलेक्टेड इंडेक्स पे जो है ना वो फॉल्स रखा हुआ हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जितने सब्जेक्ट हो उतनी की ही एरे बने जिसमें हमारे पास फॉल्स फॉल्स रखा हो बाय डिफॉल्ट। और क्लिक की बेस पे जिस पे क्लिक हो रहा है सब्जेक्ट पे, उसके क्लिक पे उस इंडेक्स को हमें जो है वो बेसिकली ट्रू करवाना चाहिए था। दो अलग अलग एरे हो जाएंगे ना तभी शायद फिर नहीं। हाँ हाँ, ऐसे ही है, दो अलग अलग एरे हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास उस पर्टिकुलर एरे में हमारे पास वो नहीं आ रहा ना, कोई ऐसी फील्ड नहीं आ रही जिसको ट्रू या फॉल्स हो रही हो। वरना एक फिर हम इसको एक जो है एक एक मिनट एक ऐड करते वक्त तो कर सकते हैं, जैसे आपने भी किया है ना, ये आपने ऐड करते वक्त तो हमारा सही चल गया। हाँ, बट एडिट व्यू में हमें पता नहीं चलेगा ना कि हम कौन सा हमारे पास सेलेक्टेड आया है। ये कर दूं अगर मैंने यहाँ पे कहा, एक तो मैं व्यू जेस पे चले जाता हूँ पता नहीं क्यों बार बार। चेक्ड को मैंने कहा कि अगर अगर जनाब ये जो है सब्जेक्ट्स ये वो वाली एरे है जिसके अंदर यूजर चेंज करता है डॉट इंक्लूड्स, सही है। और जो सब्जेक्ट हम रेंडर कर रहे हैं ना वो यहाँ पर आया था इसमें से नेम। ठीक है जी, तो मैंने कहा लिस्ट ऑल से मैं गया यहाँ पर इस वाले को एडिट करा तो वो सिलेक्टेड नज़र आ गया। क्लास 8 का सब्जेक्ट जो मेरे पास डाटा आया है उसके अंदर जनरल साइंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और केमिस्ट्री। अच्छा वो एक मसला ये भी तो ना, पुराने सब्जेक्ट्स डुप्लीकेट हो रहे थे सारे हमारे उसके अंदर। तो मैं ये करता हूँ सबसे पहले तो मैं इस वाली स्टूडेंट्स की कलेक्शन को डिलीट करता हूँ, स्टूडेंट्स की कलेक्शन को डिलीट करता हूँ। ठीक है जी, हम आएंगे दोबारा से क्रिएट, अब ये हो गया है सही। मैं बताता हूँ मैंने क्या काम करा यहाँ पे, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। बाकी सबको एक्चुअली हम कर रहे क्या है, पहले सारे स्टूडेंट्स मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास डेटाबेस के अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं रखा हुआ। सेव स्टूडेंट करवाते वक्त पहले मेरे पास एक मैंने कहा ये करो जनाब, और फिर मैंने कहा दोबारा सेव कराओ। सेव पे मेरे पास अभी इसने दिखाया एम्प्टी फील्ड्स हैं। मैंने नेम टाइप करा फॉर एग्जांपल STUDNT01, एज मैंने टाइप करी 22, जेंडर सेलेक्ट कर लिया मैंने मेल, क्लास मैंने सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल 7, क्लास 7 के दो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और जनरल साइंस, मैंने सेलेक्ट कर लिया जनरल साइंस और हमने कह दिया सेव। स्टूडेंट सेव हो गया। और जनाब अगर आप यहाँ आके देखेंगे दोबारा से इसको रिफ्रेश कराइए तो आपके पास स्टूडेंट्स के नाम की अभी मसला क्या आ रहा था, मसला एक छोटा सा ही आ रहा था कि इस वाली एरे को मैं खाली नहीं करवा रहा था। जब भी मैं सेव करवाऊंगा तो मैं इसको फॉर्म को दोबारा से एम्प्टी करवाना चाहिए मुझे। सेट सब्जेक्ट्स को दोबारा से, जब भी मेरे पास स्टूडेंट सेव हो रहा है, सेंड रिक्वेस्ट टू सेव स्टूडेंट, सेट नेम, तो ये सारे पैरामीटर्स दोबारा चलेंगे एक्चुअली। सेट नेम के बाद सेट एज, जेंडर, सेट सब्जेक्ट्स दोबारा मैं खाली करा दूँ बस। सेव स्टूडेंट के अंदर हम जैसे नेम को खाली करवा रहे हैं, सेट सब्जेक्ट्स को भी मैंने एम्प्टी एरे दोबारा करवा दूंगा। अच्छा, तो मेरे पास एक स्टूडेंट बन चुका है। एक स्टूडेंट के अंदर आप देख रहे हैं तो ये डाटा दिखा रहा है। दोबारा मैंने कहा STUDNT02, एज मैंने टाइप करी 23, जेंडर सेलेक्ट कर लिया तो दफ़ा फीमेल, स्टूडेंट क्लास हमने सेलेक्ट कर ली 9, क्लास 9 के दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सब्जेक्ट की जगह एक स्टूडेंट सेलेक्ट करा, सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट करा केमिस्ट्री और सेव कर दिया हमने, स्टूडेंट सेव्ड। और अगला स्टूडेंट आ गया STUDNT03 की एज हमने पास कर दी 24, जेंडर हमने कह दिया फीमेल, क्लास हमने सेलेक्ट कर ली 10 और फिजिक्स और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लिए, सेव कर लिया हमने। ये तीसरा स्टूडेंट भी हमारे पास सेव हो गया।
आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास तीनों स्टूडेंट आ रहे होंगे और सब्जेक्ट्स के अंदर पिछली दफ़ा मसला आ रहा था कि एरे कॉन्केट हुई जा रही थी, वो चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जनरल साइंस है, सिर्फ केमिस्ट्री है और इंग्लिश और फिजिक्स है सिर्फ क्लास 10 के लिए। अब मैं आता हूँ जनाब दोबारा से सी ऑल के ऊपर, तो ये तीनों लिस्ट दिखा रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। मैंने कहा हाँ 10 वाले को दिखाओ तो इसके 2 सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स और इंग्लिश। आप यहाँ देखेंगे फिजिक्स और इंग्लिश दोनों आ गया। बैक करा मैंने, यहाँ से मेरे पास 7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस सिलेक्टेड है। मैंने कहा एडिट, तो सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस सिलेक्टेड आ गया। दोबारा पीछे जाते हैं लिस्ट के ऊपर और यहाँ से मैं कहता हूँ सिर्फ 9 क्लास की जो फीमेल स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 02 के नाम की, और उसको रेंडर कराओ, तो मैंने इसको एडिट, तो 23 और ये फीमेल और ये सिर्फ केमिस्ट्री सिलेक्टेड आ गया। सही है। क्या कहा मैंने कहा जब भी मेरे पास सर्वर से डेटा आता है एडिट करने के लिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, इसके अंदर मैं इसको भी एक्चुअली छोटा कट करके एक अलग फंक्शन बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नेस्टिंग गलत चीज़ हो रही है, गंदी चीज़ हो रही है। यहाँ पे मैंने एक अलग फंक्शन बनाया, फंक्शन अपडेट स्टूडेंट अपडेट फॉर्म फॉर एडिटिंग स्टूडेंट डिटेल्स। डाटा क्या दिया इसको मैंने यहाँ पे, अपडेट फॉर्म विथ एडिटिंग फॉर्म डिटेल्स। ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया जनाब यहाँ पर, इसको हमने पास कर दिया स्टूडेंट डॉट डेटा पास कर दिया। और ये सारा काम मैंने यहाँ से करा कट, ये सारा काम हमने करा यहाँ पे पेस्ट, और इसके अंदर मैंने ये जो डेटा वाला वेरिएबल था ये हमने यहाँ पे यूज करते चलेंगे। डेटा में से सारी चीज़ें निकलेंगी और मेरे फॉर्म की स्टेटस अपडेट हो जाएगी। अच्छा, अपडेट सब्जेक्ट के अंदर क्या रख देंगे हम, सब्जेक्ट के अंदर हम रख देंगे कंसोल डॉट लॉग, हटा दूं। सब्जेक्ट के अंदर मेरे पास सर्वर से जो भी सब्जेक्ट्स आए सिलेक्टेड वाले सारे सब्जेक्ट रख दिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, अगर इस वाले केस में देखें तो सिर्फ केमिस्ट्री आया, यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री आया था। देन मैंने जब रेंडर करवा रहा था तो रेंडर करवाते वक्त मैंने चेक, इस वाले चेकबॉक्स को चेक होना या नहीं होना ये सेट करने के लिए मैंने कहा जो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स इस वाले स्टूडेंट के लिए आए हैं उसके अंदर से देखो कि जिस सब्जेक्ट को अभी रेंडर कर रहे हो कि क्या वो वाला सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट फॉर दिस स्टूडेंट इसके अंदर एरे के अंदर था या नहीं था। अगर था तो इसको चेक कर देगा, और अगर नहीं था तो इंक्लूड्स फॉल्स देगा। फॉल्स देगा तो ये उसको चेक मार्क नहीं करेगा। अच्छा, अब दोबारा आते हैं जरा, हम थोड़ा सा हट गए थे, सॉरी, फॉर्म को अपडेट करवाने के चक्कर में हम थोड़ा सा अपनी रूटीन से हट गए थे। हम क्या करवाने जा रहे थे, हम करवाने ही जा रहे थे कि जब यूजर एडिट पे बटन पे क्लिक करेगा तो एडिट बटन का क्लिक हैंडलर भी लिख लिया था मैंने, जिसका नाम ये था सेंड रिक्वेस्ट टू एडिट स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, इसके अंदर हम वही वाला सारा काम कर रहे हैं, बस स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट के ऊपर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसको साथ में अंडरस्कोर आईडी भी पास कर रहे हैं। ये डाटा ये टोटल फर्क है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा जनाब, मैंने सर्वर पर आके इस वाले हिस्से को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सर्वर पर आए, सर्वर पे मेरे पास खुले हुए हैं स्टूडेंट राउट्स। सर्वर पे स्टूडेंट राउट्स के अंदर आके मैंने क्या कहा, मैंने कहा राउटर, अच्छा किस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे, पैच की टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है। राउटर डॉट पैच, पैच के अंदर आप क्या पास करेंगे, कौन सी यूआरएल के ऊपर आ रही है और साथ में डेटा जो लेकर आ रही है। तो मैंने कहा अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, db के नाम का मेथड होगा एक। यहाँ पर आके मैंने फंक्शन बनाया function फंक्शन अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स इन db। इसके अंदर हम क्या काम करें, सॉरी अपडेट स्टूडेंट डिटेल इन db, इसको फॉर्मेट करा मैंने। और इसके अंदर होगा ये कि मेरे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा। जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो रिस्पॉन्स बॉडी में आ रहा है, सारा का सारा डेटा इस दफ़ा। तो मैंने कहा लेट स्टूडेंट dent डिटेल्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी में से आपने सारा डेटा निकाल लिया। अच्छा, ये सारा डेटा जो है ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अंडरस्कोर आईडी भी है। एक मसला अब यहाँ पे ये आ रहा है कि ये इसके अंदर अंडरस्कोर आईडी भी है। अच्छा, पहले मैं मसला क्या आ रहा है समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आता हूँ, मैं ज़रा अपडेट की रिक्वेस्ट लिखता हूँ यहाँ पे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट 1 इक्वल्स टू एक फंक्शन होगा, ठीक है जी। इसको दो चीज़ें मिलेंगी
क्यूरी के कौन से स्टूडेंट कौन से डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है और अपडेट्स के क्या क्या अपडेट करना है। आपने कहा स्टूडेंट मॉडल डॉट अपडेट वन, अपडेट वन को आपने पहला पैरामीटर पास कर दिया क्यूरी, सेकंड पैरामीटर पास कर दिया आपने अपडेट्स के क्या क्या अपडेट्स करने हैं, और थर्ड पैरामीटर आपके पास ये कॉल बैक फंक्शन आ गया कि एरर या सक्सेस। प्रॉमिस एक बनाना पड़ेगा हमें, मैं भूल गया था, सॉरी। इसको अभी थोड़ा सा हम आउट हो गए थे, मतलब जिस चीज़ के अंदर हमें जाना चाहिए था हम उसके हट के रिएक्ट वाली फ्रंट एंड साइड पे थोड़ा सा फंस गए थे, इसलिए हम टाइम मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया इस चीज़ के लिए, अपॉलॉजीज। हम उसको डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप दोबारा से वापस ट्रैक पर आ जाएँ। अपडेट वन करने के लिए मैंने क्या करा, क्यूरी दे दी, अपडेट्स दे दी, और एरर या सक्सेस आ गया, अनेबल टू अपडेट स्टूडेंट अगर एरर आएगा, वरना रिजॉल्व आएगा तो सक्सेस के साथ रिजॉल्व कर जाएगा ये। अब ये अपडेट वन जो है मैं कहाँ कॉल करूँगा जनाब, यहाँ पे कॉल करूँगा। मैंने कहा DB हेल्पर स्टूडेंट्स DB हेल्पर डॉट अपडेट वन को दो पैरामीटर चाहिए क्यूरी मेरे पास जो आई है वो क्या, कौन से डॉक्यूमेंट को अपडेट कराना है, जिसके अंडरस्कोर आईडी। अब गलती मैंने ये करी है सिर्फ जानबूझ के कि मैंने आईडी यहाँ पे साथ में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का पार्ट बना के भेजी हुई है। गलती किस तरह है ये, गलती इस तरह है ये कि अगर मेरे पास थोड़ी देर के लिए आईडी कहना है, मेरे पास कहीं और से भी आ जाती है, तो यहाँ पर मुझे उस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक एक प्रॉपर्टी खुद से निकालनी पड़ेगी। नेम मुझे कौन सी अपडेट कराना है, नेम की अपडेट कराना है, नेम कहाँ से मिलेगा मुझे जनाब, स्टूडेंट डिटेल डॉट नेम में से मिलेगा। एज, हर एक ऑब्जेक्ट पूरा खुद से हर एक कीज लिखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं पूरी कीज नहीं लिखूं बल्कि मैं पूरा ये वाला पूरा जो मेरा ये वाला वेरिएबल है ये यहाँ पे सेट करा दूं, क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्ट ही आ रहा है ना, तो इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि इसके अंदर अंडरस्कोर आईडी भी आ रही है। अपडेट अंडरस्कोर आईडी को आप अपडेट नहीं करवा सकते, मोंगोडीबी आपको एरर थ्रो कर देता है कि अंडरस्कोर आईडी कैन नॉट बी चेंज्ड। तो मुझे ये करना पड़ेगा, अंडरस्कोर आईडी कहीं और भेजनी पड़ेगी और साथ में ये वाला डेटा भी भेजना पड़ेगा। अब क्योंकि अंडरस्कोर आईडी भी भेजनी है और डेटा भी भेजना है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना इस वाले ऑब्जेक्ट को मजीद ब्रेक कर देता हूँ मैं, बजाय इसके कि पूरा डेटा के अंदर मैं सिर्फ ये वाला डेटा भेजूँ पूरे डिटेल, मैं इसके अंदर यहाँ से दो चीज़ें भेजता हूँ। किस तरह, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने कहा डेटा के अंदर जो भी वो पैरामीटर्स जो भी इसके अंदर चेंज आया है, और अंडरस्कोर आईडी। ये दोनों चीज़ें स्ट्रिंगिफाई होंगी और सर्वर पे चली जाएंगी। सर्वर पर आते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेटा के अंदर मेरे पास ये वाला डेटा मिल जाएगा जिसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, और अंडरस्कोर आईडी जो है मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अंडरस्कोर आईडी के अंदर मिल जाएगी। अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अंडरस्कोर आईडी, इस वाले स्टूडेंट को अपडेट करवाने हैं और उसके अंदर ये पैरामीटर सेट करवाने। जब सेट हो जाएगा तो यही वाला काम कर, सक्सेस और कैच वाला काम करा। स्टेटस ट्रू, अपडेटेड ट्रू, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, अपडेटेड फॉल्स, किसी वजह से अपडेट नहीं हो पाया हमारे पास। स्लैक पर आऊँ मैं, नहीं स्लैक तो ऑफिस का है, यहाँ पे आऊँ क्रोम पे आऊँ वापस में। सर्वर को मुझे रीस्टार्ट करना चाहिए, तो सर्वर को मैंने करा रीस्टार्ट, Ctrl+C, npm स्टार्ट, सर्वर रीस्टार्ट हो गया। ये मेरे पास स्टूडेंट 2 की डिटेल दिखा रही है, जिसमें डिटेल आ रही है, यहाँ पे स्टूडेंट 02 आ रहा है, एज आ रही है, जेंडर आ रही है, क्लास आ रहा है और सब्जेक्ट आ रहे हैं। इसका मैंने क्या करा, केमिस्ट्री को चेक करा और इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया। पहले इसका सब्जेक्ट स्टूडेंट 2 का जो था वो सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ से केमिस्ट्री था, और मैंने इसका नाम भी 002 कर दिया। एडिट करके देखते हैं क्या होता है। एडिट करा, फेल टू फैच, मेरे पास कोई एरर आ गया। नेटवर्क के अंदर देखें तो अपडेट के अंदर कुछ एरर आया है, कोई एरर लॉग भी नहीं हुआ, एम्प्टी रिस्पॉन्स, एरर लॉग क्यों नहीं हो रहा। अगर कोई एरर आया है तो एरर को लॉग होना चाहिए, कोई एरर लॉग भी नहीं आ रहा, और मेरे पास रिक्वेस्ट ब्रेक भी हो जा रही है, एम्प्टी एरर। तो क्या करते हैं जनाब, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, क्या चीज़ आ रही है, कहाँ पर आ रही है। मैंने यहाँ पे कहा कंसोल डॉट लॉग कि बॉडी से क्या रिक्वेस्ट पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर आते हैं, और सक्सेस के अंदर कंसोल डॉट लॉग, सक्सेस के अंदर क्या मिला है ये देख लेते हैं लिखा हुआ।
और अपडेट 1 के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, एरर के केस में रिजॉल्व कराया है, वरना सक्सेस के केस में रिजॉल्व करवा रहे हैं। तो कंसोल डॉट लॉग बिफोर रिजॉल्व, और यहाँ पे सक्सेस के अंदर क्या मिला ये भी लॉग करा लेते हैं। कंट्रोल सी, सर्वर के अंदर चेंजेस करें, लॉग्स ऐड करें, सर्वर को रिस्टार्ट कराया और मैंने दोबारा से एडिट स्टूडेंट की क्लिक करा। कनेक्टेड टू डीबी पर आ रहा है। पैच की रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही, क्या मसला आ रहा है? पैच की जगह पुट कर देता हूँ मैं उसको। एक काम करता हूँ, कमांड जे, और काम ये करा हमने कि बजाय इसके हम पैच की रिक्वेस्ट करते हैं, हम इसको, अच्छा नहीं, एक मिनट, स्टूडेंट राउट्स के अंदर आते हैं। देखिए हमने कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट यहाँ पे रिसीव करी, पैच की टाइप की रिक्वेस्ट रिसीव करी है। और स्टूडेंट्स डॉट जेएस के अंदर देखें तो हमने यहाँ पे कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें, पैच की टाइप की करनी है। यहाँ पे मैं पुट कर दूँ और यहाँ पे भी मैं पुट कर दूँ, कंट्रोल सी, दोबारा से स्टार्ट करा है इसको। पैच की टाइप की रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही थी, शायद इस वजह से मसला आ रहा है। कोई चेंज करे बगैर मैंने सेव कराया तो अब सक्सेसफुली सेव हो गया। पुट की रिक्वेस्ट सही जा रही है, ठीक है। पैच की टाइप की रिक्वेस्ट मेरे पास कुछ प्रॉब्लम करी थी, डिफ़ॉल्ट यानी ये जो है क्या नाम है, फैच के अंदर से पैच की रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही थी, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट रेज नहीं हो पा रही थी सही, ठीक है। जो लॉग्स हैं इन लॉग्स को मैं हटा दूं ताकि मेरा कोड थोड़ा सा आउटपुट साफ सुथरा रहे। इस वाले लॉग को भी हटा देते हैं, इस वाले लॉग को भी हटा देते हैं, और यहाँ से आके इस वाले लॉग को भी हटा देता हूँ मैं पहले। और सर्वर को मैं एक दफ़ा दोबारा से रीस्टार्ट कर लूँ, कमांड जे, कंट्रोल सी, सर्वर रीस्टार्ट कराया। और आपको मैं दोबारा से पूरा साइकिल बना के दिखा देता हूँ। मैंने आया सबसे पहले क्रिएट न्यू स्टूडेंट के ऊपर, क्रिएट न्यू स्टूडेंट पर आया। नेम मैंने टाइप करा फॉर एग्जांपल योर HAMAD ताहा, एज मैंने टाइप कर दी 28, जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया मेल, क्लास मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल 8, एक के पास एक ही सब्जेक्ट है, 9 सेलेक्ट कर लिया हमने, दोनों सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लिए, और हमने कहा सेव स्टूडेंट, स्टूडेंट सेव हो गया। लिस्ट ऑल पे चलते हैं तो जनाब यहाँ पे मेरे पास ताहा का डेटा आ रहा है, मोहम्मद ताहा, और उसके पास सब्जेक्ट दिखा रहा है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश दोनों दिखा रहा है। मैंने कहा एडिट करो, ये क्लास, इसकी एज जो है वो 28 नहीं, फॉर एग्जाम्पल 27 है, 27 कर दी हमने ये जिसकी, और केमिस्ट्री हटा दिया, सिर्फ इंग्लिश का सब्जेक्ट छोड़ दिया, सेव करवाया। नेटवर्क या कोई इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे कोई एरर नेटवर्क तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने टैब खुला हुआ होना चाहिए नेटवर्क के लिए पहले से। लिस्ट पे चल के देखते हैं तो यहाँ पे देखें वो ताहा की एज भी 27 दिखा दी, और सब्जेक्ट भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश दिखा रहा है। तो ये अपडेट भी हमारे पास सही चलना शुरू हो गया। कमांड जी मिनिमाइज करते हैं एक दफ़ा ये पूरा। ताबिश आप एक दफ़ा समझाना चाहेंगे कि हम यहाँ पे पूरा साइकिल आज वाला हिस्सा समझा दें कि आज वाले हिस्से में हमने एडिट और पहले अपडेट बता दें एक दफ़ा, एक काम करें, बल्कि अपडेट में हम थोड़ा ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व चलते चले गए। अपडेट इनको एक दफ़ा बता दें, फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या करते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, ये तो फाइल अगर आप ओपन कर देंगे ना तो मुझे नजर आ जाएगा सही से। यहाँ से स्टार्ट करें, फ्रंट एंड से हाँ या जी, राउटिंग से हाँ स्टार्ट फ्रंट करें? एंड से बिल्कुल स्टार्ट कर, बस ठीक है, फ्रंट एंड से सही है, बाकी राउटिंग का देखते हैं। अच्छा जी, हमने क्या किया सबसे पहले, मैं आज सबसे पहले हमने डिलीट का किया था, वो तो हम अच्छा खासा देख चुके हैं उसको, डिलीट को हमें डिलीट किस तरीके से कर रहे हैं, क्या सीन है उसका। उसके बाद हम आए हैं अपने पास एडिट में कि हमें क्या करना है कि हमें एडिट के क्लिक पे जो है वो जो हमारा फॉर्म था वो ओपन हो सके, और हमारे मॉडल के अंदर जो एडिट जिसमें हमने क्लिक किया उससे रिलेटेड उसका डेटा शो हो सके, उससे डेटा शो हो सके तो हम कुछ यानी कुछ चेंजेस करके एडिट पे क्लिक करें तो वो बेसिकली अपडेट हो जाए। ये हमारा पूरा प्रोसेस था जो कि हमें करना था, और जो भी हम बेसिकली चेंजेस करें वो डेफिनेटली डेटाबेस में भी यानी उसका अफेक्ट पड़े, यानी पूरा हमारे पास पूरा साइकिल फ्लो हो उसका। तो हमने क्या किया, हमने एडिट के बटन पे क्लिक किया, एडिट के बटन पे जैसे क्लिक हुआ तो हमारे पास जो है वो सेंड रिक्वेस्ट टू एडिट स्टूडेंट का हमारे पास नीचे चला हुआ फंक्शन, नीचे वाला आई गेस, थोड़ा सा नीचे कर, हाँ ये वाला फंक्शन हमारे चला होगा। ठीक है, इसकी बेस पे हमने क्या किया है, इसकी बेस पे हमने एपीआई कॉल करी, और हमें सिंपल से एक मैं राउट बनाया हुआ था स्टूडेंट्स और अपडेट का, जिसमें हमने कहा भाई पुट की रिक्वेस्ट है, और ये हमारे पास जो डेटा जाएगा, जो भी हमने उसको चेंज किया है डेटा, वो हमने सारा का सारा डेटा जो है हमने बॉडी में भेज दिया, और वही सारी फील्ड जो है वो उससे रिलेटेड जो भी हमने डेटा चेंज किया होगा वो हम वहाँ पर डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने रखा, और उसको हमने बॉडी में पास कर दिया। ये हमने क्या किया है, ये हमने ये किया है कि हमने चेंजेस करने के बाद जो हम अपडेट पे कर रहे होंगे तो जो हमारे पास बेसिकली रिक्वेस्ट जा रही होगी पुट की,
वो हमने सारा काम जो है वो इस फंक्शन में किया हुआ, और हमारे पास राउट जो है वो क्या है, स्टूडेंट स्लैश हमने अपडेट कर दिया, और बॉडी में हमने जो है उसका अपडेटेड डेटा पास कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास डेटा गया है, अपडेटेड डेटा कहाँ पे, हमारे पास सर्वर पे गया है, इस राउट पे, इस बॉडी में हमने जो डेटा भेजा है। और हम चाहते हैं सर्वर पे, हमने सर्वर पे क्या किया, सर्वर पे आ जाते हैं हम, सर्वर पे। अच्छा, ये हमने राउट बनाया हुआ था उसका, राउटर जो आउटपुट का, जो हमने वहाँ से पुट की रिक्वेस्ट भेजी, तो हमने पुट कर में एक राउटर बना लिया, जिसमें हमने कहा स्लैश अपडेट का हमारे पास एक राउटर है, और उसको हमें एक फंक्शन पास कर देगा में, ये वाला जब भी राउट क्लिक होगा तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जिसका नाम है अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स इन डीबी। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या किया कि हमने डेफिनेटली हमने अपडेटेड डेटा जो है वो बॉडी में पास किया। तो हमने सबसे पहले जो हमें बॉडी से जो है वो डेटा की प्रॉपर्टी के अंदर पास किया हुआ था हमने, तो हमें क्या किया, हमने सबसे पहले बॉडी के अंदर से जो डेटा के अंदर हमारे पास जो डेटा आया है उसको हमने सबसे पहले एक वेरिएबल से करवा दिया स्टूडेंट डिटेल्स की में। फिर हमने क्या किया है कि हमने जो स्टूडेंट डीबी हमारे पास जो हेल्पर बना हुआ था उसमें हमने कॉल लगाई अपडेट 1 की, कि हमें जो है भाई, क्योंकि हम किसी भी उसको अपडेट कर रहे हैं, तो अभी हमने सिर्फ एक ही उसको अपडेट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, अपडेट 1 का हमने फंक्शन वो हमने मेथड इस्तेमाल किया उसका। उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने आईडी पास करी क्यों, क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर को हमने फाइंड आउट करवाना था। हमने बोल दिया भाई ये वाली आईडी जिसको मैं यानी इस वाले डेटा को जब अपडेट करूंगा, जिसकी आईडी जो है वो ये है, उसको हमने फिर कॉमा लगा के मैंने उसको जो अपडेटेड डेटा जो मेरे पास बॉडी में आया था उसको मैंने जो स्टूडेंट डिटेल में जो मैंने सेव किया था उसको मैंने पास किया। मेरे पास सक्सेस मेथड हो जाएगा, तो वही सारी चीज़ें मेरे पास स्टेटस ट्रू और अपडेटेड ट्रू का मेथड होगा, कैच हो जाएगा तो मेरे पास स्टेटस फॉल और अपडेटेड फॉल्स हो जाएगा। इसके जरिए मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास जो फ्रंट एंड से क्या हुआ कि मैंने उसको चेंज किया, कॉल लगाई राउट पे, पुट की रिक्वेस्ट पे की, पुट की रिक्वेस्ट यहाँ पर आया, अपडेट 1 पे अपडेट 1 मेरा चला। अपडेट 1 से मेरे पास क्या हुआ, हमने आईडी से फाइंड आउट किया कि भाई कौन सा डेटा है, और उसके डेटा के अंदर अब ये वाला डेटा सेव कर दो, और मेरे पास जो है सक्सेसफुली सारा मेथड जो है वो चल जाएगा। फिर मैंने सारा जो है वो अपडेटेड आपके उसके इस लिस्ट मंगा ली, जिससे मेरे पास जो है वो सारे स्टूडेंट का जो ऊपर डेटा आ रहा है। सारा जो प्राइमरी काम आज हमारा जी जो सर काम आप। की चीज हुई ना, वो दो चीजें हो रही हैं। पहला काम हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो अब डिलीट की रिक्वेस्ट है, फ्रंट एंड से हमें क्या करना है यार, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करनी है। आप अभी समझ लिया आसानी के लिए, डिलीट की जगह आपने गेट की रिक्वेस्ट फायर कर दी। कौन से स्टूडेंट को डिलीट करना है ये भेजना है साथ में। भेजने का तरीका क्या था, आपने अंडरस्कोर आईडी को यूआरएल का पैरामीटर बना के भेज दिया। सर्वर ने क्या काम करा, सर्वर ने ये काम करा, डिलीट करते वक्त अंडरस्कोर आईडी निकाली यूआरएल में से, और डिलीट वाला जो फंक्शन है मंगूस का, मंगूस के अंदर डिलीट का आपके पास डिलीट 1 का नाम का मेथड मिलता है रिमूव आपको। आपने मंगूस का डिलीट 1 का मेथड कॉल करा और उसको अंडरस्कोर आईडी पास कर दी, क्या इस वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। सिंपल, डेटाबेस से वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। डिलीट के बाद मैं अगर आ जाऊँ अपडेट के ऊपर, तो अपडेट क्या कहता है, अपडेट ही कहता है कि मुझे दो चीजें बताएं, किसके अंदर क्या अपडेट करना है। हमने क्या कहा, हमने जनाब यहाँ पे बता दिया अपडेट 1 के अंदर हमने कहा इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली चीज अपडेट करनी है। सिंपल। वो क्या काम करेगा जनाब, ये चीजें हमने अब फ्रंट एंड से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा पार्ट, कि ये वाली चीजें हमने अलग भेजी है, ये वाली चीज अलग भेजी है, दोनों चीजें को अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का पार्ट बना के भेजा है। तो अगर आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी देखेंगे तो आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किस तरह की मिलेगी, आपको सिर्फ सिर्फ अगर आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को देखें इस वाले केस में, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आपको कुछ ऐसी मिल रही होगी कि उसमें आपके पास दो चीजें आएंगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, डाटा डाटा जो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, एज आ रही है, क्लास आ रही है, इस तरह की चीज आ रही है, और अंडरस्कोर आईडी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आईडी आ रही है पूरी। ठीक है, पूरी ऑब्जेक्ट आईडी आ रही है। इस तरह का आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है फ्रंट एंड से सर्वर पे। सर्वर ने क्या काम करा जनाब, सर्वर ने काम ये करा कि इस तरह का जो ऑब्जेक्ट आया था उसमें से ये वाला हिस्सा रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट डाटा यानी ये वाला हिस्सा उठाया और अपने पास एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर, कि ये चीजें हैं जो आपको अपडेट करवानी है। किसके अंदर अपडेट करानी है, ये आपके पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर एक और चीज में आई थी, इसका नाम था अंडरस्कोर आईडी। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अंडरस्कोर आईडी उठाई, इसके नाम अंडरस्कोर आईडी मैंने रखा हुआ है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आया स्टूडेंट डॉट जेएस के अंदर, और जब मैं स्टूडेंट को एडिट करवा रहा हूँ तो ये वाला कॉल चल रही है, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर आईडी भेजी है, मैंने यहाँ पे कह दिया प्रीवियस या एक्चुअल आईडी कह दिया मैंने इसको, एक्चुअल ACTUAL एक्चुअल आईडी। तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा रिक्वेस्ट बॉडी डॉट एक्चुअल आईडी कह दूंगा कि जिस डॉक्यूमेंट ये एक्चुअल की क्या है, एक्चुअली जो मेरे पास डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसके अंदर अंडरस्कोर आईडी के नाम की है और उसकी वैल्यू है x। तो जहां पर आपको अंडरस्कोर आईडी x मिले वहां पे क्या काम करो, उसके अंदर ये चेंजेस करवा दो। आ गई बात समझ में?
अब मुझसे सवालात पूछ ली प्लीज़, अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है, जो चीज़ें तंग करनी है उसको क्लियर करवाइए, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें, नेक्स्ट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। सर वो चेक वाला एक बार फिर से बता दें आपने, एक बार एक वहाँ पे दफ़ा क्या क्या बता दूँ। चलिए मैं कोशिश करता हूँ एक दफ़ा दोबारा समझाने की। देखिए 2-3 मैंने एक मसला ये कि वेरिएबल का नाम सिंपल से सेम होता चले जा रहा है, तो ये थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम कर रहा है। मैं कोशिश करता हूँ दोबारा समझाने की। इसके अंदर हो रहा क्या है हमारे पास, इसके अंदर हो रहा ये है कि मैं थोड़ा-सा इसको फॉर्मेट करता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूँगा। मुझे ये चीज़ तंग कर रही है, तो आपको भी तंग कर रही होगी शायद। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको फॉर्मेट कर दूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हर सब्जेक्ट के लिए क्या काम करो जनाब, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है ना, इसको मैंने करा कट। ये राउंड ब्रैकेट किस चीज़ का है, ये राउंड ब्रैकेट है मैप का, सही है। तो मैप का राउंड ब्रैकेट मैंने यहीं पे छोड़ा, और मैंने यहाँ पे एक बनाया मैंने एम्प्टी, ऑप्शन शिफ्ट एफ, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई। दूसरा मजीद बेहतर क्या करूँगा मैं इसको, मैंने यहाँ पे कहा सब्जेक्ट जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे मैं चेंज करूँगा। ये एक्चुअली सेव्ड, या यहाँ पे इसको क्या दूँ मैं, सेव्ड सब्जेक्ट है। सेव्ड सब्जेक्ट नाम ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, इसका नाम मैं रख दूँ ये क्या है, ये ऑल सब्जेक्ट्स मेरे पास जो है ना, ऑल सब्जेक्ट्स नहीं है, इसका नाम एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको नाम सोच लूँ, फिर मैं आपको ये ज़्यादा बेहतर समझा सकूँगा इंशाअल्लाह। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। फिल्टर कर लिया इसलिए मैंने इसे सब्जेक्ट फॉर सब्जेक्ट सिलेक्टेड क्लास कह दिया इसको मैंने। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब हो रहा क्या है, देखिए मेरे पास 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि स्टूडेंट की क्लास कौन सी थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर क्या रखा है, पहले यहाँ पे देखें। ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास रखा हुआ है कि ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर क्या रखा है आपके पास, ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर रखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट्स SUBJECTS created from create new subject form। आपके पास एक फॉर्म था यहाँ पर, सब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर मैं कहीं भूल गया हूँ। सब्जेक्ट डॉट नेम, हाँ ये रहा। क्रिएट न्यू सब्जेक्ट, एक मेरे पास ये फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर जब भी मैं आके कोई नया सब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और जब मैं सी ऑल स्टूडेंट पे नहीं, क्रिएट न्यू सब्जेक्ट, क्रिएट न्यू स्टूडेंट के ऊपर आता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है जनाब, ऑल सब्जेक्ट के नाम का एक वेरिएबल बनता है, और इसके अंदर वही वाले सारे रखे होते हैं जो मैंने यहाँ से क्रिएट करें, सही है। तो हमने क्या करा जनाब, हमने करा ये कि मेरे पास जब इस वाले यूज़र जब कोई भी क्लास सेलेक्ट करता है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लास सेलेक्ट करी, क्रिएट न्यू स्टूडेंट के अंदर आया, और मैंने यहाँ से क्लास सेलेक्ट करी क्लास 8, तो वो क्या काम करता है, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर से क्लास 8 के सब्जेक्ट निकालता है, और क्लास 8 के सब्जेक्ट को यहाँ पे रेंडर करवा देता है कि क्लास 8 के ये सब्जेक्ट्स हैं। मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली, क्लास 9 10 फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 के 2 सब्जेक्ट दिखा रहे हैं। आते एक नया सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास 10 के लिए। इसको मैंने कह दिया क्लास 10 के अभी कौन कौन से सब्जेक्ट दिखा रहा था मुझे, क्लास 10 के सब्जेक्ट जो भी मुझे दिख रहे हैं वो हैं फिजिक्स और इंग्लिश। तो मैं आया क्रिएट न्यू सब्जेक्ट के ऊपर, और यहाँ पर मैंने कह दिया उर्दू एडवांस, और ये मैंने क्लास 10 का सब्जेक्ट मार्क कर दिया, ठीक है। अब आप आ जाए क्रिएट न्यू स्टूडेंट के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए आपको क्लास 10 के 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, फिजिक्स, इंग्लिश और उर्दू एडवांस। होता क्या है, पहले मैंने देखा सारे स्टूडेंट्स के अंदर से सारे सब्जेक्ट जो भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स बने हुए अभी तक किसी भी क्लास के, उन सब में से फिल्टर करके निकालो कि अभी जो स्टूडेंट की आपने क्लास सेलेक्ट करी है उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसके सब्जेक्ट्स आपके पास है फॉर एग्जाम्पल ABC, 3 सब्जेक्ट्स आ गए आपके पास। फिर मैंने कहा कि ये वाला जो चेकबॉक्स बन रहा है, ये चेकबॉक्स इसको भी मुझे जो है ना इस तरह कर देना चाहिए ताकि इसकी फॉर्मेटिंग बेहतर रहे। हाँ,
इस वाली चीज़ को समझना है आपको थोड़ी देर बाद। पहले इस वाली चीज़ को समझेंगे हम, चेक के अंदर क्या काम कर रहा हूँ मैं, और फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, लेबल यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी यूजर मैंने जो भी क्या नाम है सब्जेक्ट मैंने डेटाबेस के अंदर सेव करा था, उसमें से नेम उठा के लेबल के तौर पे दिखा दो, तो लेबल के तौर पे फिजिक्स आगे लिखा हुआ, इंग्लिश आगे लिखा हुआ और एडवांस लिखा हुआ नजर आ गया। ये सेट हो रहा है यहाँ पर, ये लेबल सेट हो रहा है चेक बॉक्स का। अच्छा, ये चेक बॉक्स बनाया आपने, यहाँ पे आपका चेक बॉक्स बना। इस चेक बॉक्स के अंदर आपको क्या कौन सी चीज लिखी हुई दिखेगी, एक्चुअली चेक दिखेगा या नहीं चेक दिखेगा, ये कहाँ से सेट करवाता हूँ मैं, ये सेट कराता हूँ मैं कि जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इस वाले स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी मेरे पास जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो 0 है, और अगर मैं डेटाबेस से लेकर आया हूँ तो मेरे पास डेटाबेस से कुछ सब्जेक्ट्स आए होंगे कि यार फॉर एग्जांपल सी ऑल के अंदर देखूं और मैं तहा का देखूं तो तहा का सिर्फ एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इस वाली एरे के अंदर क्या रखा होगा मेरे पास, ये जो मेरे पास एरे है इसके अंदर मेरे पास रखा होगा इंग्लिश। मैंने कहा एडिट, तो इस वाली एरे के अंदर मेरे पास आ गया इंग्लिश। क्या इंग्लिश के अंदर अभी जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं इटरेट कर रहा हूँ, क्या ये वाला नाम इंग्लिश वाली एरे के अंदर रखा हुआ है? अगर रखा हुआ है तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो वो चेक मार्क्स चेक होकर नजर आ जाएगा। और अगर वो उस एरे के अंदर नहीं रखा हुआ, जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री भी आया था और इंग्लिश दोनों आया था, 2 दफा इटरेट करा था। फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री आया, सब्जेक्ट फॉर सिलेक्टेड क्लास डॉट नेम के अंदर मेरे पास फर्स्ट टाइम आया मेरे पास केमिस्ट्री मेरे पास जो एक्चुअल सब्जेक्ट्स की एरे थी इस वाले स्टूडेंट के लिए, उसके अंदर सेव नहीं था। जब उसके अंदर सेव नहीं था और आपने उसको यहाँ पे डॉट इंक्लूड्स के साथ आपने कंपेयर कराया तो आपको मिला फॉल्स मिला, तो आपको यहाँ पे अनसेलेक्टेड दिख रहा है। सेकंड टाइम जब आप इसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं, आपने इस वाले के लिए 2 दफा इटरेशन करी, सेकंड टाइम इटरेशन करी, तो सेकंड टाइम आपके पास आया इसके अंदर इंग्लिश आपकी इस एरे के अंदर रखा हुआ था, तो डॉट इंक्लूड्स ने आपको ट्रू रिटर्न करा, तो आपको वो चेक्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्क्रीन पे चेक सिलेक्टेड नजर आ रहा है। यहाँ पे आके मैंने क्या काम कर रहा है, यहाँ पे मैं वो काम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट्स की जो ये वाली एरे है, ये वाली सब्जेक्ट की जो एरे है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ रखवानी है, क्या कौन कौन सी वैल्यूज रखवानी है, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो गई है, बट वो यहाँ पे लिखी हुई है कि एरे के अंदर है या नहीं है, उसको देख रहा हूँ। हो सकता है इसका कोई आसान तरीका हो, बट मुझे उस वक्त टाइम ये वाली चीज़ समझ में आई थी। वेरिएबल्स ऐसा में थोड़े ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पे समझना थोड़ा सा कोड मुश्किल हो रहा है। आप सुकून से बैठ के समझेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। 3 चीज़ें हैं, एक्चुअली समझ लेंगे 2 चीज़ें थोड़ी देर के लिए। सारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और इस स्टूडेंट के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर इस स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के अंदर शामिल हैं तो उसको चेक मार्क दिखाओ, और अगर सारे सब्जेक्ट्स के अंदर से एक्स सब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करना है पर वो स्टूडेंट के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसको अनचेक दिखा दो। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है सर। अच्छा सर, एक बार वो रिपीट कर दें, राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन की है आपने app.js में। राउटर की, ओके ठीक है, हाँ app.js के अंदर फ्रंट एंड पे राउटिंग जो हमने करी हुई है जनाब, हमने 4 राउट बनाए हुए एक तरह कह लीजिए। पहला राउट जो है, पहला और दूसरा 2 राउट है ये, स्लैश स्टूडेंट, कॉलन आईडी और क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क ये बताता है कि ये ऑप्शनल पैरामीटर है, तो यानी आप जो है फॉर एग्जाम्पल अगर कह लीजिए थोड़ी देर समझाने के लिए आप ये वाली रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं फ्रंट एंड से, आप ये वाली रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल http://localhost पोर्ट /student, ये भी एक वैलिड रिक्वेस्ट होगी और उसके केस में यही वाला पेज रेंडर होगा। और अगर आप चाहें तो ये वाली रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं /student/1, तो ये तो भी आपके पास यही वाला फॉर्म रेंडर होगा। ठीक है, ये जो है कॉलन आईडी ये बता रहा है कि ये पैरामीटर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ तो अब आप ये वाली रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली रिक्वेस्ट है ये इनवैलिड हो जाएगी, बट आप इस तरह की रिक्वेस्ट अभी भी कर सकते हैं 2 3 हेलो डैश वर्ल्ड। ठीक है, पैरामीटर ये बताता है कि आपके पास एक ये नाम तो आएगा, साथ में इसकी जगह पे कोई वेरिएबल है, ये यहाँ पर कोई प्लेस होल्डर है, ये इसकी जगह पे कोई चीज़ आके बैठेगी। जब 1 इसकी जगह आईडी की वैल्यू हो गई, 2 आईडी की वैल्यू 2 हो गई, हेलो डैश वर्ल्ड आईडी की वैल्यू हेलो डैश वर्ल्ड हो गई। क्वेश्चन मार्क ये बताता है कि ये ना सिर्फ ये पैरामीटर है बल्कि ये पैरामीटर ऑप्शनल भी है, तो यानी यूजर हो सकता है इसको बताए ही ना। तो /student भी वैलिड है और /student/1 भी वैलिड है और /student/hello world भी वैलिड हो गया। देन ये तो हमारे डिफाइंड राउट थे, /student list और /subjects, ये तो डिफाइंड ही राउट थे। अच्छा, यही वाला काम हमने सर्वर पे भी करा हुआ है, बस सर्वर पे उसको ऑप्शनल मार्क नहीं करा हुआ। सर्वर पे चाहते तो सर्वर पे भी ऑप्शनल मार्क कर सकते थे, लेकिन सर्वर पे हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने उसको सर्वर पे उसको ऑप्शनल मार्क नहीं करा।
सर्वर पे कहाँ पे करा हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट राउट्स के अंदर करा हुआ है। ये जब मैं गेट एक सिलेक्टेड स्टूडेंट को मुझे डेटाबेस से मंगवाना हो तो मैं एक स्टूडेंट आईडी भिजवाता हूँ फ्रंट एंड से, वहाँ पे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट क्या आएगी, http://localhost://student/list/id, आईडी की वैल्यू के अंदर मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, कुछ भी दे दिया, लेकिन आईडी की वैल्यू देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे उसको मैंने ऑप्शनल मार्क नहीं करा हुआ। ठीक हो गया। यही सेम चीज फ्रंट एंड पे, यही सेम चीज बैक एंड पे नोड.js भी इस तरह यूज करता है और रिएक्ट.js भी इसी तरह यूज करता है। दूसरी जो बैक एंड टेक्नोलॉजीज है या दूसरी जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है वहां पर भी ये वाला काम होता है, बट वहां पे डिफरेंट तरीके से ये वाला काम होता है। ऑप्शनल पैरामीटर पैरामीटर बताते तो हैं, लेकिन वहाँ पैरामीटर बताने का तरीका डिफरेंट होता है। जिनको थोड़ा सा पीएचपी का आइडिया, उनको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो कि वहाँ पे भी ये वाला काम आप प्रैक्टिस करके देख होते हैं कि अपने पैरामीटर को ऑप्शनल मार्क कर देते हैं आप। सर अपडेट की क्यूरी पे हमने यहाँ पर 3 पैरामीटर पास किया, अब तक हम 2 कर रहे हैं, तो अपडेट को अभी भी 2 पैरामीटर पास करे हमने, 3 तो नहीं करे। नहीं, वहाँ पर स्टूडेंट डॉट मॉडल जो है आई गेस वहाँ पर एक आपने 3 पैरामीटर सेट किया है। 3 चीजें पास करेंगे, ओके ठीक है। अभी तक हम सिर्फ एक चीज कर रहे थे। देखिए जैसे ये है, यहाँ पे भी एक चीज है, फाइंड को भी एक चीज है। असल में मसला क्या था, फाइंड करते वक्त या डिलीट करते वक्त हमें पता था कि यार डिलीट करना है, जैसे यहाँ पे देखें आप तो यहाँ पे डिलीट करवा रहा हूँ मैं कि इस वाले को डिलीट कर दो। फाइंड करते वक्त मुझे पता था कि इस वाले को लेकर आ जाओ, फाइंड 1 के अंदर भी और फाइंड के अंदर भी, कि इस वाली क्यूरी से मैचिंग जितने उनको लेकर आ जाओ। सेव करते वक्त मैंने एक पैरामीटर भी पास नहीं करा हुआ, मतलब सिर्फ कॉल बैक फंक्शन डायरेक्ट पास करा हुआ है। इसी तरह अपडेट का जो सिंटैक्स होता है, अपडेट के अंदर आप ये बताते हैं कि किसको क्या अपडेट करवाना है और जब अपडेट हो जाए तो क्या काम करना है, किस डॉक्यूमेंट में। क्यूरी ये बताते हैं कौन से डॉक्यूमेंट में, अपडेट ये बताता है क्या चीज अपडेट करवानी, तो कौन से डॉक्यूमेंट में क्या अपडेट करवाना है, और जब अपडेट हो जाए या ना हो पाए, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो ये वाला काम करवाना है। ठीक है, ठीक है सर। और सवाल किसी का कोई? अच्छा, अभी जो हमने काम करके देखा ना जनाब, ये पहली एग्जांपल थी जहां पर हमने एक फ्रंट एंड पे React.js और बैक एंड पे हमने Node.js के साथ कंप्लीट एक एप्लीकेशन बनाई थी। इस तरह की हमें एक आध एग्जांपल और करनी है। ताबिश भाई, मैं सोच रहा था कि हमें क्या नाम है, एक ना मीडियम टाइप की, फॉर एग्जांपल हमने एक एप्लीकेशन बना लेते हैं जहां पर हम पोस्ट क्रिएट कर सकेंगे और पोस्ट की लिस्ट आ रही होगी, देन यूजर उस पोस्ट को जाके लोग उस जाके पोस्ट को देख सकेंगे, और जो जो उस पोस्ट को देखेगा तो पोस्ट के अंदर व्यूज के अकाउंट हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। सही है, बेस्ट है आई गेस। हाँ सही है, सही है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल हो जाएगी और हम साथ में वो ऑथेंटिकेशन वाला काम भी कर सकेंगे उसके अंदर। बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है, सेशन वाला काम भी हो जाएगा, यूजर साइन अप साइन इन हो सकेगा, और साइन अप साइन इन होने के साथ अच्छा मसला ये है कि ये सिर्फ चीज़ें मैं और ताबिश कर रहे हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मसला सारा यहाँ पर ही आ रहा है यार। तो आपको अगर मैं चाहता तो मैं इसको आज ये वाली चीज़ रैप कर सकता था और दोबारा मैं क्या नाम है रिएक्ट नेटिव वाली साइड पे कल से स्टार्ट करवा देता, बट मैं कल से रिएक्ट नेटिव स्टार्ट इस वजह से नहीं करवा रहा, मजीद टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसके ऊपर कि भाई आप लोग देखें और समझें इस चीज़ को। आप लोग देख नहीं रहे, आप लोग सिर्फ या फिर क्योंकि सिर्फ बेसिकली देख रहे हैं। जो पूरे जो आई गेस, अगर सॉरी सर मैं बात कट कर रहा हूँ, बट हमारे पास जो है वो पूरे कोर्स का जो निचोड़ है वो यही है जो हमने एग्जैक्टली, आज किया है, हाँ, अगर मैं कहूँ जो शुरू से तो। आपको अगर क्लास 1 हमें से पढ़ाया जा यही रहा चीज है हम ना। हाँ, It's 13 hours. जी ताबिश भाई, सॉरी अपॉलॉजीज। बोले 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 सर, आप बोले, आप बोले, आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी वाली बात पे एग्जैक्टली कि जो क्लास 1 से पढ़ाया जा रहा था ना, वो इस मकसद के लिए पढ़ाया जा रहा था कि आप आज इस काबिल हों, कि आपको ये चीज़ समझ में थोड़ी बहुत आ रही हो सही है, और डेफिनेटली इस सही करके है। आप आगे बढ़ सकें। अच्छा, अब तो कल हम अब मैं हाल में हाँ मैक्सिमम इस पे टाइम लगा लें और छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाएं जिसमें कोशिश करें कि मैक्सिमम आप जो है ना वो खुद से चीज़ों को कवर अप कर सकें, क्योंकि अब जैसे सर करवा रहे हैं या मैं करवा रहे हैं तो हम एक या हम 10 आपको एप्लीकेशन बनाने सिखा दें और हम खुद बना दें, बट उसका कंसर्न फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो हम खुद बना रहे होंगे तो वो आपको बज़ाहिर देखने में तो हो सकता है कि चीज़ें समझ में आ रही हो और लग रहा हो कि हाँ यार मैं भी बना सकता हूँ, बट जब तक वो आप खुद से कोड नहीं लिखेंगे ना, जब तक बंदा खुद कोड लेता है तब उसको पता चलता है कि हाँ यार मैं कितना मुझे चीज़ें आती हैं और मुझे कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। तो खुद से आप चीज़ों को बनाएंगे, शुरू में टाइम बहुत लगता है लेकिन पता चलता है कि हाँ यार मुझे एक्चुअल में चीज़ें आती कितने हैं। मुझे बाज़ाहिर तो लग रहा होता है कि मुझे चीज़ें आ गई हैं, ये वाली भी आ गई, ये वाली भी आ गई, लेकिन एक्चुअल मुझे चीज़ें आती कितना है वो मुझे जब भी पता चलेगा जब मैं खुद से हाथ से कोड लिख रहा हूँगा। तो बेशुमार आपके पास आइडियाज़ मिल जाएँगे अगर आप नेट पे भी सर्च करते हैं कि यार मुझे छोटा-सा कुछ चीज़ बनानी है
सिंपल एक टू डू से ही बना लें जिसमें सारी चीज़ें बेसिक हो रही हैं, ऐड हो रहा हो, एडिट हो रही हो, डिटेल हो, तो एक पूरा जब साइकिल हो रहा होगा ना, जब फ्रंट एंड से बेसिकली बैक एंड पे रिक्वेस्ट जा रही है, बैक एंड से डेटाबेस पे रिक्वेस्ट जा रही है, डेटाबेस से वापसी वापस डेटा आ रहा है, उसको मैं अपने फ्रंट एंड पे शो करवा रहा हूँ, तो ये पूरा एक साइकिल है। हमारे इस पूरे कोर्स का जो मकसद है वो है यही कि हम एक पूरा एक फुल एक एप्लीकेशन बना सकें जिसमें फ्रंट एंड बना हुआ हो, जिसमें बैक एंड बना हुआ हो। तो अब इसमें मैक्सिमम हम जो टाइम लगा रहे हैं उसकी वजह ही यही है, वरना नॉर्मली हम इतना टाइम नहीं लगा रहे होते इसमें बस एक एप्लीकेशन बना के दिखा देते हैं। बट उसका मकसद ही बेसिकली यहाँ पे यही है कि यार जो हमारा इन द एंड मकसद है, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा तो फिर फ़ायदा नहीं है हमारा पूरा 1 साल की मेहनत का। तो आई गेस इसमें अभी हमें बहुत टाइम लगाने की नीड है, और अभी हम यानी आप कोशिश करें कि दिन में 2 घंटे निकाल लें और आपके पास 1 हफ्ते में जो है कि एप्लीकेशन तैयार हो जाए। आप अगर एक एप्लीकेशन का सोचेंगे तो एक एप्लीकेशन अगर नहीं भी बन सकी एटलीस्ट, तो एटलीस्ट उसका 80% काम तो आप खुद से कर ही लेंगे। 80% कर लेंगे तो इट इज़ ये इनिशियली कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया और आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई हैं। 20% जो चीज़ में मसला आ रहा है वो आप क्लास में पूछ सकते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास एक खुद से एक अपनी बनाई हुई जब एप्लीकेशन बनती है ना, तो आपको खुद से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार कि हाँ यार ये चीज़ मेरे हाथ की बनी हुई है। तो जब वो खुद का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पे इस चीज़ों पे। तो कॉन्फिडेंस से आपकी जो है ना वो एक दो चीज़ें और बनती रहती हैं। बट वो जब ही आएगा जब आप खुद से जो है वो टाइप करेंगे, खुद से लिखेंगे, खुद की एक बनी हुई चीज़ होगी। और जब आप ब्लॉकर फेस करेंगे और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे तो उसको वो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होता है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, आज की क्लास हम यहाँ स्टॉप करेंगे। कल हम इंशाल्लाह ये स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है, एक और एप्लीकेशन बनाएंगे। शायद कल कंप्लीट ना हो पाए या शायद अल्लाह करे हो जाए, थोड़ा सा देखते हैं। अगर अल्लाह करे हो जाए कल तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके अगले हफ्ते रिएक्ट नेटिव स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर कल ना हो पाई तो कल के बाद परसों वाली क्लास तक वो एक्सटेंड होगी, फिर उसके बाद रिएक्ट नेटिव स्टार्ट हो पाएगी। ये अगली जो क्लासेस हैं, 1 या 2 क्लासेस को बोनस क्लास समझ लीजिए, इसमें खूब फ़ायदा उठा लीजिए। अपनी आज प्रैक्टिस बहुत सारी कर लीजिए और जो प्रॉब्लम हो वो कल की क्लास में जो हम वही वाला एग्जाम्पल ये सारा काम करके देखेंगे सारा। इसको इसको उस वक्त मुझसे पूछ सकते हैं, या ताबिश से प्रैक्टिस करवा रहे होंगे तो ताबिश से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा आपको सवाल क्या पूछना है या आपको मसाइल क्या आ रहे हैं तो आप मुझसे या ताबिश से कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे। सारे ही मकसद बताने का ये है, पिछले 10 मिनट से मेरा और ताबिश आपको एम्फेसाइज करे जा रहे हैं, वो यही है कि भाई खुद प्रैक्टिस करें, खुद हाथ से कोड लिखें। अगर आप देखते जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपको कोड आ जाएगा तो आपको कोड नहीं आ पाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कल मिलते हैं इंशाल्लाह और एक और क्लास एक और एक इस तरह की फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे उसको हम डिप्लॉय भी कर लें। सब बता दूं, अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो बैकएंड पे हम जो हो गए वो नोड जिसके हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो हेरोक्यू पे डिप्लॉयड होगी, HEROKU हेरोक्यू। और फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन होगी हमारे पास सर्च पे होगी या नेटलिफाई पे होगी, दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हम सर्च पे करके देख लेंगे, थोड़ी देख लिए मैंने देखा था सर, सर्च। जी भाई, कल से जो हम एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे उसके अंदर मीडिया इंक्लूड होगा? उसके अंदर मीडिया हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हमें एक मटेरियल टाइप की चीज़ बनानी, तो हम कोई एप्लीकेशन को उसको कहीं डिप्लॉय भी कर वो क्या नाम है, एक एक ब्लॉक के अंदर हो सकता है कुछ इमेजेस भी हों, तो ये वाला काम कर लेते हैं। चलें, मीडिया में इंक्लूड करा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, चलें। और सर, एक चीज मैं ये आपसे पूछने वाला था जो मैंने बनाया उससे रिलेटेड यही, लेकिन आपने कहा कि नेक्स्ट एप्लीकेशन में आप बता देंगे लॉगिन सिस्टम के हवाले से। लॉगिन सिस्टम भी कोशिश करेंगे हम उसके अंदर इंक्लूड कराएं ताकि हम व्यूज वाला काउंट करवा सकें। पूरी यानी एक एक ऐसी चीज़ हो जिसको देखकर आप एटलीस्ट कुछ एक प्रोडक्शन ग्रेड का नहीं तो एक हॉबी प्रोजेक्ट कंप्लीट, लेकिन फ्रंट एंड टू बैक एंड कंप्लीट एक हॉबी प्रोजेक्ट आप कम से कम दिखा सकें। ऐसी चीज़ हो जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकें। ठीक है सर। थैंक यू सो वेरी मच। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।